We will wait for everybody to complete their prayers and then we will start. Excuse me in the meanwhile, I'm so sorry. I'll just ask in beginning. I have a little cough problem this week, so it might trouble you in the class. Karima ji and Pranali, can you keep your cameras on? Keep it there. बॉटल के सपोर्ट से. Okay, no problem. Homework first, we will talk about the homework. So आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई होगी ना करते टाइम, you can discuss with me. एसिडेंट्स के चार्ट ही आपको सिर्फ ढूंढने थे प्रायोरिटी पे. कितने एसिडेंट्स के मिले? 6 मिले मैम. 6 मिले. गुड, नो प्रॉब्लम. एक ही दिन में फिनिश नहीं होगा, मुझे पता था. धीरे धीरे आप लोगों के जब इंक्वायरी करोगे बर्थ डिटेल्स क्या है ये, तब आपको धीरे धीरे मिल जाएंगे 12. क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, एक ही राशि के 4 लोग भी आपको मिल जाएंगे एक ही सेंटेंस के. पीयूष, आपको कितने मिले? 9 मिल गए. वेरी गुड. करिमा जी, ऑल असेंडेंट्स. वेरी गुड, वेरी गुड. प्रणाली? 6 6. but random. No problem. Yeah, we just need the chart and when we go to events we should just able to match it कि उनके साथ ऐसे होता है या नहीं. That is what we want to see. तो अब जब हम पहले जो है ना, हम प्रेजेंटेशन से लेते हैं, क्योंकि मैं आपको समझा जो भी प्रेजेंटेशन मैंने आपको भेजे थे ग्रुप पे वो हम बाय वन लेते हैं. आप रख दीजिए आपका कैमरा ऑफ, कोई प्रॉब्लम नहीं. गरिमा जी प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट इट. जो मैंने आपको ग्रुप पे भेजे थे, यू कैन वॉच ऑन स्क्रीन ऑल्सो, यू कैन ओपन इन योर ग्रुप ऑल्सो, विच एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू. तो फर्स्ट जो है ना एसेंडेंट का या भाव का खोलिए तो मैं उनको वो बता सकूं. प्लैनेट्स, प्लैनेट सिग्निफिकेंस खोलिए. अच्छा, मुझे शायद श्रद्धा ने बोला था कि प्लैनेट्स कॉस्मिक ब्रेथ का जो है ना प्लैनेट सिग्निफिकेशंस. प्लैनेट्स के बारे में जो हमने बात की थी उससे रिलेटेड इस प्रेजेंटेशन में ऑलमोस्ट सारी बातें हैं. उनका जो कारकत्व है, जो सिग्निफिकेंस है, वो भी इसमें मेंशन किया है. अब मैं आपको जब प्रेजेंटेशन हम खोलेंगे तो बताऊंगी कि उसके कितने कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसे कैसे देखा जाता है. और आज के दिन में हम ये सारे प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे ताकि आपका एस्ट्रोलॉजी का बेसिक हो जाए. और नेक्स्ट क्लास में हम नक्षत्र लेंगे. नक्षत्र हमें किस लिए जरूरी है? क्योंकि जब हम किसी राशि की बात करते हैं, अभी आपने चार्ट ढूंढे हैं, आपके पास कम से कम 2 चार्ट तो एक जैसे होंगे एक राशि के इंसान के. क्या वो दोनों एक जैसे है? या उनका लाइफस्टाइल बहुत बार वो नहीं होता है, डिफरेंट होता है. बिकॉज किसी भी एक राशि के अंडर 3 नक्षत्र आते हैं, तो उन 3 नक्षत्रों के हिसाब से उनका बिहेवियर, उनका लाइफस्टाइल, उनका ग्राफ डेस्टाइन वो सब चेंज हो जाता है. नाउ जब हम प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे बताया कि सन, सन इज द फादर, बोन, आई, किंगडम, रूबी, सोल, हार्ट, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवास टेम्पल एंड गोल्ड. दीज ऑल थिंग्स, ये सब जो है ना वो सन को रिप्रेजेंट करती है. आपको अपने फादर से रिलेटेड कोई इशू है या फादर की हेल्थ आपको चेक करनी है या कुछ करना है, तो वो सन रिप्रेजेंट करता है. जो भी आपके फादर के साथ का रिलेशनशिप है वो भी सन रिप्रेजेंट करता है. आपकी बॉडी में जो ब्लड है वो मार्स रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो बोन्स है वो बोन्स जो है वो सन रिप्रेजेंट करता है. आईज, आईज है वो भी सन रिप्रेजेंट करता है. तो जो फर्स्ट हाउस होता है भाव, जो हम अभी देखेंगे, उसे सन देखा जाता है. उसके बाद है किंगडम. किंगडम इज लाइक सन इज अ किंग.
जब हम बात करते हैं किंगडम की, तो उसका जो साम्राज्य है उसके बारे में, दैट मीन्स आपकी कुंडली का सूर्य आपको बताएगा कि आपका सर्कल कैसा होगा, आपका जन्म किस घर में होगा, आपका रेपुटेशन कैसा होगा, आपको गवर्नमेंट बॉडी से कुछ फायदा होगा या नहीं होगा। ये सारी चीजें जो है वो आपको आपके कुंडली के सूर्य से पता चलेगी। अब सूर्य का जो जेमस्टोन आता है वो है रूबी, और सूर्य का जो मेटल आता है वो है कॉपर। हार्ट को भी सन रिप्रेजेंट करता है, और शिवा टेम्पल भी सन रिप्रेजेंट करता है। गोल्ड ऑल्सो इज सन्स मेटल। तो अभी क्या करना है हमें, अगर आपको सूर्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये एक लाइन में आपको पता चल गया कि आपको शिव मंदिर जाके दर्शन लेना है या शिवा की आराधना करनी है। इतना सिंपल, आपको जस्ट इसमें कनेक्शन ढूंढना है। मून की जब बात करते हैं, अब सन के उन्होंने ये भी दिए गए हैं इसमें कि क्या क्या हो सकता है अंडर सन। हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, वाइटलिटी हो सकते हैं, एंड मेल प्रिंसिपल हो सकते हैं। इसका कारण क्या है, सन आरोग्य का कारक है, जैसा मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो सन आरोग्य को रिप्रेजेंट करता है आपको, इसलिए आप एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हो अगर आपके सन की पोजीशन वैसी है तो। जो हमारा जो भाव है, हम अगले इसमें प्रेजेंटेशन में देखेंगे, जो हमें बताता है कि कौन से घर से हमारा करियर देखा जाएगा, कौन से घर से शादी देखी जाएगी, उसमें हम कौन सा प्लेनेट है उसका आज बैलेंस करके देखेंगे। अब मून का जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज मदर ब्लड। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जैसे मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको बोला था कि ब्लड इज मार्स, यहाँ पे बताया है ब्लड इज मून। तो ब्लड इज 70% ऑफ वाटर ऑफ द बॉडी। तो जो वाटर लेवल है ब्लड का दैट इज कनेक्टेड टू मून, और जो रेड सेल्स है दैट इज कनेक्टेड टू मार्स। इसका रीजन क्या है कि जब वाटर लेवल आप देखते हो कि अमावस्या और पूर्णिमा में चेंजेस आते हैं, तो उसका समुद्र पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, वेव्स चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी का मन अगर नाजुक है या किसी का मून अगर वीक है, तो उस इंसान को भी अमावस्या पूर्णिमा में थोड़ी सी तकलीफ होती है। आपके आसपास आप नोटिस करोगे कुछ लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ता है जब भी ऐसी कोई चीजें आती है। कुछ घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, कोई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी होती है। और जितने भी आप जनरल इवेंट देखोगे, एक्सीडेंट होता है कहीं पे या कहीं पे कोई एक बहुत विपरीत घटना घट जाती है, अमावस्या और पूर्णिमा के आसपास होती है, क्योंकि उसमें वाटर लेवल डिस्टर्ब होता है ज्यादा करके। तो इस वाटर लेवल को अपने मून के सहारे हम बैलेंस करके इसी का जो पॉजिटिव साइड है उसे कैसे पा सकते हैं, ये आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाएगा। फीलिंग्स, फास्ट स्पीड, लंग्स, सिल्वर, पर्ल एंड वाटर, दीज ऑल आर कमिंग अंडर मून। रिस्पेक्टिविटी, फीमेल प्रिंसिपल्स, मून को मदर से जोड़ा जाता है। अब यहाँ आप मान लीजिए कि आपका मून जहाँ पे बैठा है उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका मदर के साथ रिलेशनशिप कैसा है। मदर का हाउस जो आता है वो 4th हाउस आता है। 4th हाउस से हम मदर को देखते हैं। इसके बाद है मार्स। मार्स जो है वो यंग है, इट्स अ वॉरियर। हमने जो स्टोरी देखी थी उसमें मार्स को हमने वॉरियर की तरह देखा था। तो जब मार्स वॉरियर है तो वो यंग है, एल्डर ब्रदर है, मिलिट्री है या आर्मी है, थेफ्ट है, क्रुएल्टी है, सिन, फायर, करेज, वुंड एंड सेक्स। ये सारी चीजें मार्स रिप्रेजेंट करता है। इसमें दोनों चीजें दी है, अगर मार्स आपका अच्छा है तो आप पुलिस ऑफिसर बनोगे, अगर मार्स डेबिलिटेड है किसी के चार्ट का तो वो चोर बनेंगे। इट इज दैट सिंपल। अगर किसी का मार्स बहुत अच्छा है वो तो आर्मी ऑफिसर बन सकता है, और किसी का मार्स बिगड़ा है तो वो गैंगस्टर बन सकता है। तो एक ही चीज के जो दो पहलू है, एक ही प्लेनेट आपको देगा, लेकिन उसके अच्छे और बुरे, ऐसे दो चीजों से उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी। जब शादी है या फिजिकल रिलेशनशिप आती है उसमें भी मार्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज अ वॉर एंड इट इज अ एनर्जी। मार्स का कलर जो है वो रेड कलर है, और उसका जो स्टोन है वो कोरल है, मूंगा जिसे बोलते हैं। और उसका जो शेप होता है उसे फायर एलिमेंट से कनेक्ट किया जाता है। तो जब वो फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट का शेप जो है, हम जब वास्तु सीखेंगे उसमें मैं आपको एलिमेंट्स के शेप सिखाऊंगी नेक्स्ट मंथ में। फायर एलिमेंट्स का शेप जो है वो ट्राइंगल शेप आता है। अगर मान लीजिए आपने मूंगा पहना है या कोरल पहना है तो कोरल आपको रिजल्ट देगा, लेकिन अगर आपने ट्रायंगल शेप में पहना तो वो आपको ज्यादा रिजल्ट देगा, बिकॉज वो उसके एलिमेंट का स्टोन का जो है वो शेप है। तो हमें इतना ज्यादा डीप जाके परफेक्शन में हम जा सकते हैं। उसके बाद है मर्क्यूरी। स्किन, विंड पाइप, इंटेलिजेंट, लॉर्ड विष्णु, एजुकेशन, स्किल, प्लेजर एंड प्लेस, ये जो है वो मर्क्यूरी के अंडर आते हैं। हमने लास्ट क्लास में ये देखा था, मर्क्यूरी इज नॉलेज, जुपिटर इज विजडम। नॉलेज इज इंटेलिजेंट,
मैथमेटिक्स कनेक्टेड, मैथ सब्जेक्ट दैट कनेक्ट्स टू मर्क्यूरी, नॉलेज कनेक्ट्स टू मर्क्यूरी। अब मर्क्यूरी का जो डे है वो है वेनसडे, और मर्क्यूरी का लॉर्ड है वो है विष्णु। तो आपको मर्क्यूरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है या लिक्विड गैस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको लॉर्ड विष्णु की आराधना करनी है। इसमें दो चीजें, अगर आपको जुपिटर के लिए विष्णु की आराधना करनी है तो आपको थर्सडे के दिन करनी है, और अगर आपको मर्क्यूरी के लिए करनी है तो वेनसडे के दिन करनी है। मर्क्यूरी का सबसे सिंपल आसान रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। जब भी आपको लगे कि आपके लाइफ में थोड़ा सा पैसों से रिलेटेड अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, हर वेनेसडे को आप स्पिनच, फेनुग्रीक या कोई भी लीफी वेजिटेबल खाना शुरू कर दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल। ग्रीन कलर इज मर्क्यूरी, ग्रीन वेजिटेबल इज कमिंग अंडर मर्क्यूरी, एंड जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो आयुर्वेदा के हिसाब से हमारे प्लेनेट को हील करता है, और उसके बाद वो हमें रिजल्ट देता है। और आपको एक और चीज आप कर सकते हैं, हरे मूंग जो है उसको आप मंगलवार को रात को भिगो के 5 मंगलवार तक वेनेसडे को खाएंगे, आप देखोगे आपका कोई ना कोई मटेरियल लाइफ लेके गेन होगा। उन 5 वीक्स में कुछ ना कुछ आपको उसमें रिजल्ट आएगा, आपका पैसे से रिलेटेड कोई काम है वो हो जाएगा उतने ड्यूरेशन में। इसके बाद है मर्क्यूरी जो है उसे एस्ट्रोलॉजर, मर्क्यूरी से हम एस्ट्रोलॉजर, स्पीच से वो देखा जाता है, मेंटालिटी, कम्युनिकेशन जो है वो भी मर्क्यूरी से हम देखते हैं। अब एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो मर्क्यूरी से हम क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो नॉलेज से है, नॉलेज शेयरिंग है, हीलिंग है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का जो मेन प्लैनेट है वो है केतु। केतु आपको, केतु और जुपिटर और अष्टम भाव, मुझे लगता है पीयूष ने शायद सवाल पूछा था कि अष्टम भाव जो है वो किससे रिलेटेड है, मृत्यु स्थान है। तो हाँ, वो मृत्यु स्थान है, लेकिन उसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी जो है, और वो मृत्यु स्थान कैसे देखना है वो हम आज के ही सेशन में देखेंगे जब हम भाव में जाएंगे। जुपिटर इज विजडम, स्टमक, फीट, वेल्थ, एल्डर ब्रदर, हस्बैंड एंड स्टेट। आप जुपिटर की जब हम बात करते हैं, आप में से कोई पाइसेस एसेंडेंट है, मीन राशि का कोई है? अगर कोई आपके आसपास मीन राशि का है तो उन्हें पिछले 3 महीने पहले पैरों में मुश्किल आई होगी, पैर में चोट लगी होगी या पैर दुख रहे होंगे, ये प्रॉब्लम आई होगी। क्योंकि तब जो मीन राशि थी वो करंट ट्रांजिट में अपनी जुपिटर जो था वो करंट ट्रांजिट में मीन राशि में था। तो उस समय में जनवरी के बाद में अप्रैल तक आपके आसपास अगर किसी को पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आया होगा तो आप उनकी राशि चेक कर सकते हो, जरूर मीन राशि होगी उनकी। इट कैन बी मून साइन, सन साइन, एनी, नॉट वेस्टर्न, बट कुंडली के जो हम मून और एसेंडेंट देखते हैं दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बेनिफिशियरी होता है, प्रेस्ड होता है। जुपिटर इज अ प्लैनेट वेयर इट्स विजडम, ही वांट्स टू गेन। जुपिटर इज गेन, जुपिटर इज एक्सपांशन। जो भी चीजें जुपिटर के अंदर आती है वो बढ़ जाती है, इसलिए हम गुरु पुष्यमृत योग को इतना महत्व देते हैं। अब जब हमारे स्टमक का पार्ट गुरु पुष्य इसके जुपिटर के अंडर आता है तो जुपिटर जो है वो एनहांसमेंट देता है आपकी कुंडली में, वो जिस पार्ट में जाएगा आपकी बॉडी के उस पार्ट में वेट गेन आप हमेशा नोटिस करोगे। ये भी एक जुपिटर का कारकत्व है। अगेन वी कनेक्ट जुपिटर विद द वेल्थ। जो रेपुटेशन एंड वेल्थ है, सिर्फ पैसा है वो मर्क्यूरी देगा, लेकिन आपको रिस्पेक्ट, नाम, शोहरत और पैसा वो आपको मर्क्यूरी देगा, जुपिटर देगा। ये एक बेनिफिशियरी प्लैनेट है। आप अपने जुपिटर में अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको अपने बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम आएगी। जुपिटर भी एस्ट्रोलॉजी का कारकत्व है। इनफैक्ट जुपिटर जिनका स्ट्रांग होता है, या जुपिटर किसी का अष्टम में है अपने क्लास में, आपके अष्टम भाव में कुंडली के अगर किसी के जुपिटर होगा वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। आप अपनी कुंडली अपने सामने रख दीजिए तो थोड़ा देखना इजी हो जाएगा आपको। हाँ, 8वें भाव में जिनका जुपिटर होता है उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है। अब उसका कैरेक्टरिस्टिक में भाव जब आएगा अभी 10-15 मिनट में तब बता दूंगी कैसे वो अच्छा होता है। लेकिन बेस्ट एस्ट्रोलॉजर अगर आपको कोई चाहिए तो दो होते हैं, एक होते हैं मीन राशि का एसेंडेंट और दूसरे होते हैं जिनका जुपिटर अष्टम में, क्योंकि वो आपको फंसाते नहीं है। बिकॉज वो अष्टम स्थान जो है वो शनि का है, जैसे ही वो फंसाएंगे तो उनको अपनी प्रॉब्लम आती है, और उनकी हीलिंग्स इस तरीके से होती है कि वो दीज पीपल दे फील दैट क्लियरिंग कर्मा इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ, सो दे रेयरली गो टू एनी बैड कर्मा इन देयर लाइफ। तो आप में से किसी के भी इसमें नहीं है अष्टम में, आपके है? अच्छा, हमने जो 12 चार्ट रखे हैं आप उसमें ढूंढ सकते हैं।
हाँ होने दीजिए, लेकिन वो शत्रु आते हैं। मरकरी एंड जुपिटर आर एनिमीज, वो हम आगे देखेंगे। अब हम जब जनरली देख रहे हैं कि जुपिटर अष्टम में होगा तो वो अच्छा होता है। जुपिटर ऐसा प्लैनेट है। ओके, अब वीनस, वीनस जो है दैट इज वुमन। जुपिटर और वीनस, ये अगर आप कॉम्बिनेशन देखोगे, अगर आप किसी, मैंने आपको कुंडली में बोला था मेल और फीमेल मेंशन कीजिए। अगर आप किसी मेल की कुंडली देख रहे हैं और उसमें आपको देखना है कि उसका स्पाउस कैसे होगा, तो उस मेल की कुंडली में आप क्या देखोगे? वीनस, क्योंकि वीनस इज वाइफ। और अगर किसी लड़की का चार्ट आप देख रहे हो तो आपको जुपिटर का पोजीशन देखना है, जुपिटर इज हस्बैंड। बहुत बार क्या होता है, हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो सिर्फ आपको वीनस जो है वो रोमांस का कारक है, इसलिए स्पाउस के लिए भी वीनस मानते हैं और सप्तम स्थान का भी वीनस है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप फीमेल चार्ट देखते हो तो आपको वीनस के साथ जुपिटर का पोजीशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसे मेल स्पाउस माना जाता है। वीनस, एज वी ऑल नो दैट इट इज लग्जरी, ब्यूटी। किसी के नैन नक्श एकदम ऐसे शार्प नोज होता है, शार्प फीचर्स होते हैं, वो लोग जो है वो उनका वीनस प्रोमिनेंट होता है। बहुत अट्रैक्टिव होते हैं जिनका वीनस पॉजिटिव है। वो वीनस इज सेमेन, वीनस इज यूरिनरी ऑर्गन्स, कंफर्ट, प्लेजर एंड व्हीकल, ज्वेलरी, परफ्यूम्स। When it comes to jewelry, when it is a gold jewelry, it goes under Jupiter, and when it is a diamond jewelry or designer jewelry, that comes under the Venus. Music, dance, trading, love, peace, beauty, harmony, that all comes under Venus. Perfume is also a very important in Venus. वीनस अगर आपका थोड़ा प्रॉब्लम आपको दे रहा है, या तो आप किसी बिजनेस में हो तो वहां पे आपको वीनस से रिलेटेड कुछ करना है, तो आपको वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप परफ्यूम स्प्रेड करते हो तो आप अपने बिजनेस में ज्यादा अच्छा फ्लो पाओगे। इट इज अ वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजीज कंबाइंड रेमेडी। वीनस रिप्रेजेंट्स परफ्यूम, वास्तु रिप्रेजेंट्स वेस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट में जो होता है वो शनि होता है, और वहां से वेस्ट से हमें जो आता है वो क्लाइंट्स आते हैं। उसे वायु, वरुण देव की डायरेक्शन माना जाता है। तो वरुण की जो डायरेक्शन है वहां से पैसा आता है, इसलिए आप जब भी अपने वर्क प्लेस जाओगे वहां पे आप एंट्री करते ही, जब भी आप अपनी पूजा वगैरह करोगे उसके बाद आपको वेस्ट डायरेक्शन में परफ्यूम स्प्रे करना है। इनफैक्ट बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने लाइफ में कर सकते हैं, जैसे डेली मॉर्निंग हम रेडी होते हैं तो हम परफ्यूम यूज करते हैं। हमें परफ्यूम वीनस अगर एनहांस करना है ना, तो पहले अपने लेफ्ट शोल्डर पे करना है, अपने बॉडी के लेफ्ट पार्ट पे आप पहले स्प्रेड करेंगे, एंड देन यू टेक अ ब्रेक फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड देन यू स्प्रेड ऑन रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। ये एकदम सिंपल तरीका है, इसमें आपको स्पेशल कुछ भी नहीं करना है, एंड स्टिल इट विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स। परफ्यूम तो आपको वैसे भी मारना है, बस हमने करेक्शन क्या किया, लेफ्ट में पहले यूज कर लिया। ये सारी चीजें मैं जो धीरे धीरे जैसे मुझे याद आएगी बताइए ना, प्लीज ट्राई, आई विल से, एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंसेस, हाउ यू फील आफ्टर 2-3 months. Now we will talk about Saturn. Saturn is a nerves. Saturn is disease, long duration, death, service, agriculture, labor, imprisonment, legs, longevity, responsibility, duty. तो सैटर्न के बारे में जब हम बात करते हैं तो सैटर्न के बारे में मैक्सिमम बुरा बोला भी जाता है, और आपने देखा उसके कैरेक्टरिस्टिक भी वैसे ही है। डेथ हाउस का स्वामी जो है, अष्टम भाव का स्वामी, वो सैटर्न है। या बोन्स जो है, हमारे लेग्स, नी के नीचे के जो पार्ट आता है पैरों का, उसे सैटर्न रूल करता है। काफ मसल में अगर किसी को प्रॉब्लम होगा, आप अगर नोटिस करते हो कि काफ मसल में प्रॉब्लम होगा, यू आस्क देम टू चेक द सैटर्न इन देयर कुंडली। और बहुत बार ऐसे होता है कि काफ मसल में प्रॉब्लम है और डॉक्टर प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर घुटनों में प्रॉब्लम है, नीज में प्रॉब्लम है, आप उनको बस शनि मंदिर जाने के लिए बोल दीजिए, उनकी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक 5 weeks में कम होने लगेगी, बिकॉज सैटर्न वो बॉडी पार्ट को रूल करता है। अब हम देखते हैं राहु। आई डिड टॉक टू यू। ओके, राहु इज अ सडननेस, डिस्क्लिनेशन, faulty logic, harsh speech, research, immoral women collections, foreign travels and residence wonders, technical education, originality, illusion, mystery, occult and struggles research. अब राहु जो है उसे भी एस्ट्रोलॉजी से जोड़ा जाता है, but they don't use the word astrology. They have used word here. When I made a presentation, I did it occult science because Rahu is occult. So astrology is a part of occult science. So astrology is the pure part of spirituality. लेकिन उसके
गुड एंड बैड दोनों साइड होते हैं, ब्लैक साइड भी होता है, दैट कम्स अंडर राहुज इम्पैक्ट, वेयर वी कनेक्ट विद स्पिरिट्स और ब्लैक मैजिक और तंत्रा. Tantra also has two different words. When we think about Tantra, we immediately connect it to black magic. So Tantra is not a black magic. Tantra is a simple mathematical calculation जिसे हम यंत्र बनाते हैं, यंत्र और तंत्र उससे कनेक्ट करके उससे हम रिजल्ट देते हैं. दैट इज तंत्रास प्योर साइड. एंड इसी तंत्र को जब हम क्रेमेशन ग्राउंड में या किसी पर्टिकुलर टाइम ऐसे कुछ करके किसी को हार्म पहुंचाने के लिए यूज करते हैं, दैट इज द अदर ब्लैक साइड ऑफ दैट तंत्र. तो जब कोई तंत्र बोले तो उससे डरने की जरूरत नहीं है. तंत्र के जो रेमेडीज है बस हमें जानना है कि हम जो कर रहे हैं वो कौन से वाले इसमें आती है. राहु का सबसे बड़ी चीज है कि राहु से भी सबसे ज्यादा जो है ना इल्यूशंस क्रिएट हो जाते हैं. कि राहु के बारे में लोग हमेशा बहुत ज्यादा बुरा बोलते हैं कि हाँ यार मेरा राहु चल रहा है, या मेरा तो अभी कुछ हो नहीं रहा है, सडन जॉब लॉस हो गया. नाउ हियर इफ वी यूज द लॉजिक, जब आप बहुत जोर से नीचे गिरते हो, आप बॉल भी बहुत जोर से नीचे फेंकते हो, अगर ऊंचाई से आपने बॉल नीचे फेंका है तो उतने ही स्पीड से वो बाउंस बैक होके ऊपर आ जाता है. राहु डज एग्जैक्टली सेम. जब भी आप किसी बड़े लॉस में, बड़े प्रॉब्लम में आओगे, जिस स्पीड से आप गए थे उतने ही सडननेस से आपको कोई बेनिफिशियल काम भी उसी फील्ड से रिलेटेड आपके टाइम में, उसी टाइम फ्रेम में हो जाएगा. सो राहु इज अनसर्टन थिंग्स, नो डिसिप्लिन एट ऑल. कभी भी कुछ, आज करोड़पति है कल रोड पे आए, ऐसे भी हालत राहु कर देता है. इतना है. राहु इज लॉजिक. राहु गिव्स वेरी हार्श स्पीच. आप, हमने जो चार्ट निकाले उसमें सेकेंड हाउस में किसी का राहु है, जो आप लोगों ने चार्ट रखे हैं उसमें और राहु का जो है वो 6, 8, 12 में अच्छा नहीं माना जाता है. जो राहु होता है उसे, जो घर है, जो मैं अभी आपको घर दिखाऊंगी कौन से है, उसमें 6, 8, 12 में राहु होना अच्छा नहीं माना जाता. वो उसके लिए बैड पोजीशन, मतलब उस पार्ट से रिलेटेड स्ट्रगल आपको हमेशा रहेगा. राहु, अगर हम एंशियंट टाइम में देखें तो लोग राहु से डरते थे क्योंकि तब जो था वो जॉइंट फैमिली था, लोग अपने गांव से बाहर नहीं जाना चाहते थे. तो राहु जो है वो सबसे पहले आपको घर से दूर लेके जाता है. लेकिन जब हम मॉडर्न टाइम में इसको कनेक्ट करते हैं तो फॉरेन ट्रैवल्स है वो राहु से कनेक्टेड है. तो अगर हमें फॉरेन जाना है तो राहु स्ट्रांग होना भी जरूरी है हमारी कुंडली में. तो उससे क्या होता है, प्रेजेंटेशन, हाँ, उससे क्या होता है कि राहु जो है आपका वो दशम से जा रहा है, या और राहु की पोजीशन आपकी वैसी है तो आपके फॉरेन ट्रेवल्स बहुत फ्रिक्वेंट हो जाते हैं. आपका फॉरेन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी हम राहु से देख के डिसाइड कर सकते हैं. सप्तम में राहु होना, मैरिड लाइफ है किसी के पास? सप्तम में नहीं, मैंने सेकंड में पूछा था शायद, नहीं मिला ना. अगर सेकंड में किसी का राहु है ना तो उनकी वाणी बहुत कठोर होती है. उनके वर्ड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और इंसल्टिंग या किसी को हर्ट करने वाले होते हैं. तो जनरली क्या होता है कि हम जनरली बात करते हैं दोस्तों से वगैरह, तो जनरली तो कोई उठ के गाली नहीं देता है. लेकिन जब आपका कोई आर्ग्यूमेंट का टाइम आएगा तो जिनका मार्स स्ट्रांग है वो आपसे स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट करेंगे, लेकिन जिनका राहु स्ट्रांग है वो आपको अब्यूज करेंगे. तो उनकी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है राहु सेकंड में आने से. राहु के बाद हमें एक और, राहु के बाद कौन सा है? केतु है. नो प्रॉब्लम, यहाँ का कनेक्ट कर लीजिए ना, ऑफिस का. हाँ, वो भेजा था मैंने आपको. तो राहु के बाद जो है केतु है. राहु एंड केतु, एज वी से दैट दीज आर द नोड्स, टू डिफरेंट डॉट्स. जैसे राहु आपको हंगर देता है वैसे केतु आपको डिस्कनेक्शन देता है. एस्ट्रोलॉजी के लिए और मोक्ष पाने के लिए जो है सबसे ज्यादा जिसकी हमें जरूरत होती है उसे माना जाता है कि केतु. केतु के बारे में मैं एक टिप यहाँ पे अभी शेयर करूंगी. एक्चुअली ये मेरे क्लास की यही प्रॉब्लम होती है, क्लास लेंदी बन जाते हैं क्योंकि मुझे बीच बीच में रेमेडी याद आए ना, मुझे लगता है शेयर कर लूं, किसी को कुछ फायदा हो जाए, करके देखे तो. केतु का आप लिख के रखिए नोट में कि केतु आपके कुंडली में जिस भी घर में बैठा होगा उस घर में आपको झुकना पड़ता है. मान लीजिए केतु अगर आपके 7th हाउस में है तो आपको अपने स्पाउस के सामने झुकना पड़ेगा, मीन्स आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. अगर आपके 10th हाउस में है, 10th हाउस कर्म स्थान आता है, आपको अपने क्लाइंट के सामने झुकना पड़ेगा. जिस भी घर में आता है उस घर से रिलेटेड जो चीज है, 9th में आएगा तो आपको भगवान के सामने झुकना पड़ेगा. तो आपको कॉम्प्रोमाइज जो है उस फील्ड में करना है.
अब ये इतनी सिंपल बात है, आपको एक बार पता चला, मान लीजिए 10th में आपके केतु है, और आपने देखा कि आपके कलीग के साथ या आपके क्लाइंट के साथ, आपकी या बॉस के साथ हमेशा अनबन हो जाते कि क्या यार हमेशा झगड़ा होता है। बट आपको जब पता चला ना आपका 10th में केतु है, तो आपको इतना पता है कि अपने सीनियर से या अपने क्लाइंट से आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं है, यू आर ऑलवेज राइट ऐसा बोल के छोड़ देना है। तब आपका जो फायदा है वो होगा, जो आपके प्रमोशन पे या बाकी चीजों पे इम्पैक्ट करेगा है किसी का। आपका केतु कहाँ पे है हम देखेंगे, पहले हम ये सारे प्रेजेंटेशन आज खत्म करेंगे, उसके बाद हम सबके चार्ट में कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है ये देखेंगे। केतु को स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ा जाता है केतु, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष का कारक है। तो जब हमें मोक्ष और डिटैचमेंट का फील चाहिए होता है तो उसे हम केतु से जोड़ते हैं। तो केतु जो है उतना इम्प्रूव होगा, केतु से पूर्व पुण्य कर्म भी देखा जाता है। मान लीजिए जैसे हम एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या कोई भी चीज है, आप जो भी अपनी अपनी फील्ड में है, जब आप कुछ चीज शेयर करते हो तो आपका थोड़ा सा एनर्जी लॉस होता है, मेंटल स्ट्रेस आता है, होता है ना, आपको वो एनर्जी जो है वो रिस्टोर करनी है नेक्स्ट डे के लिए। वही जो होता है स्पिरिचुअलिटी में जो है वो केतु की जो एनर्जी है वो आपको रिस्टोर करनी पड़ती है। अब इस एनर्जी को आप कैसे रिस्टोर करोगे, अगर आप एस्ट्रोलॉजी वास्तु इन चीजों से जुड़े हो और आपने किसी को कंसल्ट किया, तो आपको अपना जो पुण्य कर्म है जो आपने स्पेंड किया किसी और के लिए उसको रिस्टोर करना है। इसको रिस्टोर करने के लिए आपको डेली बेस पे मंत्र साधना करनी है, थोड़ा ही सही पूजा करनी है, और आपको पिलग्रिमेज के ट्रिप्स करते रहने हैं, अपने इष्ट देवता और अपने कुल देवता इनके आशीर्वाद हमेशा लेते रहना है। अगर आप बार बार जा नहीं सकते, वर्ष में एक बार ही सही आप अपने कुल देवता के पास जरूर जाके उनका आशीर्वाद ले, यहाँ पे कुछ डोनेशन करे, फूड डोनेशन करे, वहां पे जाके जो भी उनका मेन स्थान है जहाँ पे, वहां पे जाके। केतु इज सफरिंग फ्रॉम फायर ऑल्सो, केतु अगर किसी का प्रबल होता है उनको स्किन इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सफरिंग फ्रॉम फायर के दो इम्पैक्ट आते हैं, जब कोई जल जाता है, जलने से जो स्किन प्रॉब्लम होती है वो मार्स के अंडर आती है, और जब आपको स्किन इन्फेक्शन डेवलप होता है, स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसे केतु से जोड़ा जाता है। मिस्टिकल लर्निंग जो है वो भी केतु से आती है, डिटैचमेंट केतु से आती है, वॉर एनर्जी ये सारी चीजें, और अनसर्टनिटी जो है वो केतु से आती है। तो हमें अपने केतु को हील करने के लिए पहले ये ढूंढना है कि वो कौन से घर में है और उस घर से रिलेटेड हमें कॉम्प्रोमाइज करना है। नेक्स्ट प्लेनेट कौन सा है, दैट्स इट, ओके। तो प्लैनेट्स के बारे में ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने इस प्रेजेंटेशन में दिए, ये मैक्सिमम मुझे लगता है 8 से 10 होंगे एक एक प्लैनेट के। लेकिन अगर आप देखो तो हर प्लैनेट के कम से कम 1000 कैरेक्टरिस्टिक्स आप ढूंढ के निकाल सकते हो। इसलिए आपको मैंने एक्सेल शीट बोला था कि आप एक्सेल शीट बनाओ जिसमें आप प्लैनेट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का लिस्ट बनाओ, ताकि जैसे जैसे धीरे आप स्टडी करो, आप कहीं कोई बुक पढ़ो, कुछ आपको कुछ नया पता चले, यू कैन ऐड ऑन इन द सेम लिस्ट। और इसे आपको पढ़ते रहना है बार बार, और फिर आपको इसे कनेक्ट करना है आपके आसपास जो लोग हैं उनसे वो आपको हेल्प करेगा। अब दूसरा ग्रहों का लेते हैं हम, और ग्रहों के बाद हम भावों का लेते हैं। हम्म। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा पानी का ब्रेक लेती हूँ। राशि होगा, राशि का लगा दीजिए, पहले हम राशि की बात करते हैं, फिर हम भाव की बात करते हैं, क्योंकि जब हम राशि की बात करेंगे ना वो इजी होगा प्लैनेट भाव और राशि तीनों को मिलाने के लिए। ओके, ये कौन सा वाला, ये मैंने पहले जो डिटेल बैच में किया था ये वाला है शायद, ये नहीं चाहिए हमें। एक मिनट में बताती हूँ आपको, ये नहीं चाहिए हमें। हाँ, भाव का लगा दीजिए, राशि वैसे भी हमने लास्ट टाइम देखे हुए हैं प्लैनेट्स में, ये जो है योग दशा और सब ज्यादा डिटेल। हाँ, ये भाव का एक और होगा। हाँ,
अब ये जो है वो भाव, पहले कोई भी एक कुंडली शेयर कीजिए 12 हाउसेस का, उस पे मैं भाव समझा देती हूँ। कुंडली का पिक्चर किसी भी नाही, राशी आपण मागच्या वेळी घेतलं ना. हो. हाँ, अभी ये जो है ये कुंडली है 12 घरों की। इसे आप सब ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको समझाऊंगी कि भाव क्या होता है। इसमें आप देखोगे 11 नंबर जो लिखा है वो इस कुंडली का, एक्चुअली ये कुंडली थोड़ा कंफ्यूज करेगी, इसमें मून साइन सन साइन दोनों एक ही आ रहे हैं, बट ठीक है। हम्म। बिफोर स्टार्ट आय हॅव अ क्वेश्चन. या अभी जैसे हमने ही आपण ज्या राशी बघितल्या, तर हाँ आपण फॉलो कोणती करायची? म्हणजे जर तुम्ही म्हटलं की आता माझी सपोज मून साइन येते कन्या आणि हाँ, सन साइन येते कर्क, तर मग कोणती कन्सिडर नाही त्या करायची? दोन्ही एकच आहेत ना, कर्क आणि कन्या. एकच आहेत म्हणजे? तुझी जी आहे ती दोन्ही एकच आहे. कर्क आणि कन्या बोललीस ना तू, हा कुठलं हा पण. हा हा, हा तर त्या दोन्ही हा, कर्क कॅन्सर येईल, हा बरोबर. तर हा त्याच्यामध्ये जेव्हा लॉंग टर्म इव्हेंट आपण बघितले की मेजर इव्हेंट हम्म, आणि ग्राफ, तर लग्न रास आणि ऍज अ ऍस्ट्रोलॉजी आपण शिकतोय ना, तर हम्म. मॅक्सिमम जे असेंडंट आहे ना तीच, ते मी आता सांगतेय पुढे ग्राफ मध्ये, की पहिल्या घरात ओके जो नंबर आहे तीच राशी फॉलो करायची. ओके. वन मोर क्वेश्चन. वेन यू से फर्स्ट हाऊस, आता हम्म. इथे 11 आलंय, तर हा, आपण 11 कन्सिडर करायचं का फर्स्ट हाऊस? म्हणजे कसं कन्सिडर? ते मला मी आता, कन्फ्युजन झालं. हा आता मी ते म्हणून मी तो चार्ट शेअर करायला सांगितलं, की मी ते एक्सप्लेन करते आता. ओके ओके ठीक हाँ, ठीक है. हाँ, इट्स ओके, दिस विल बी ओके. पहले इसमें मून साइन वो दोनों एक आ रहा था ना, तो उसका जो क्वेश्चन था वो उस पे नहीं आ रहा था, इसमें अभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी उस क्वेश्चन को. यहाँ पे 11 नंबर लिखा है फर्स्ट हाउस में, यानी कि इसका असेंडेंट कौन सा हो गया, कुंभ राशि हो गया. सही है. 11, आपको राशि जो है वो सीक्वेंस से सारी याद करके रखनी है, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कोई भी चार्ट सामने आए. तो इसका मून कहाँ पे है, अभी इसका मून जो है वो 10 नंबर लिखा है 10th वहां हाउस. पे है. 10 नंबर जहां लिखा है वहां पे मून है, तो वो मून की राशि आएगी. 10 नंबर पे कौन सी राशि आती है, कैप्रिकन आती है. तो मून साइन इस कुंडली का जो होगा वो कैप्रिकन होगा, और लग्न राशि जो होगी कुंभ होगी. इस कुंडली की खासियत यह है, ये दोनों राशियां जो है वो शनि के अंडर आती है. अब जो क्वेश्चन यहाँ आया था उसके बारे में हम देखते हैं कि 11th नंबर जो है वो राशि का नंबर है. इस चार्ट में जो भी नंबर आएंगे वो आप देखोगे, आपके पास अभी ज्यादा 5 से ज्यादा कुंडलियां तो हर किसी के पास है, हर इसमें आप देखोगे अलग अलग नंबर आ रहा है, हर बार फर्स्ट हाउस में अलग नंबर आ रहा है, क्योंकि नंबर जो है वो राशि के होते हैं, कि उस समय कौन सी राशि उस घर में थी. फर्स्ट हाउस अगर मैंने कहा है तो यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा है इस बार, हमेशा वही फर्स्ट हाउस रहेगा, वहां पे कोई भी नंबर आए वही फर्स्ट हाउस रहेगा. और एस्ट्रोलॉजी में हम एंटी क्लॉकवाइज चेक करते हैं, इसलिए सेकेंड हाउस जो होगा वो जहाँ पे मार्स लिखा है वो होगा. तो नॉर्थ इंडियन चार्ट जो है ना, इसमें ये एक खास बात है कि आपके हाउसेस फिक्स रहते हैं, इसलिए आपको कुंडली सीखना आसान हो जाता है. साउथ इंडियन में हाउसेस चेंज हो जाते हैं हर बार, तो कॉम्प्लिकेटेड होता है एसेंडेंट ढूंढना. या आपको पता है कि जो भी पहला घर है उसमें जो नंबर है वो आपका एसेंडेंट है, भले उसमें कोई भी नंबर हो वो फर्स्ट हाउस है. इज इट क्लियर? तो उसके बाद, क्लियर, ओके. उसके बाद जो है आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ये भी आपको हमेशा रखना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है. फर्स्ट के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12. 12 में आपका मून आ रहा है, 12th हाउस में अभी आपका मून आ रहा है, लेकिन वो 10th राशि में आ रहा है. अब समझे? और दूसरी बात जो उन्होंने सवाल पूछा था वो ऐसा है कि कौन सी राशि फॉलो करनी है. तो जब हम सीख रहे हैं, हम एसेंडेंट को, यानी 11 नंबर जो लिखा है उस राशि को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे. हम कैप्रिकन से ज्यादा इंपॉर्टेंस इस कुंडली में जो है वो कुंभ राशि को देंगे, एक्वेरियस को. जैसे मैंने उस दिन बताया था कि आपका मंथली इवेंट कुछ है, जैसे एक महीने का एस्ट्रोलॉजी आपको निकालना है, या अगले 2 दिन में क्या होगा उस समय आपको मून साइन को देखना है. अदरवाइज कुंडली स्टडी करते समय आप थोड़ी टाइम के लिए मून साइन को साइड में रख दीजिए, फोकस एसेंडेंट पे कर लीजिए, तो वो आसान हो जाएगा. फिर एक लेवल पे जाके आप अपने आप उसको समझ पाओगे कि आप किसको कितना इंपॉर्टेंस देना है. फिलहाल जो है हम एसेंडेंट्स को ही देखेंगे, बिकॉज दैट इज योर बॉडी, दैट इज योर दिस करंट लाइफ, दैट इज योर पर्पज ऑफ
taking birth in this life. That is why you are born in that ascendant. मैम आई हैव अ क्वेश्चन. आपने कहा कि फर्स्ट हाउस असेंडेंट है, सेकंड इज मार्स, देन द थर्ड वन इज मर्क्यूरी. You are in the chart, and So you are talking about, just consider this chart which is on the screen, and we will discuss yes, that chart. but I wanted to know the numbers because if I go anti-clockwise, Okay. yeah. So the third one is Mercury and the fourth one is Ketu, or the Sun and the Venus. Sun and the Venus is fourth one. Yes, that is also Okay. a good question, that we count the first house also every time. जैसे हम एक के बाद 2 3 शुरू करते हैं ना, तो 1 2 3 इसमें शुरू होगा, तो फर्स्ट हाउस भी काउंट होगा जब भी आप देखोगे. तो हमारा काउंटिंग जो है ना, वो अगले घर से नहीं होगा, हम जिस घर में है उसी घर से शुरू होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, यहाँ पे सेकंड नंबर जो लिखा है वो फोर्थ हाउस आता है. अगर आप काउंट करोगे 11 से, फर्स्ट हाउस से, तो 1 2 3 फोर्थ में आएगा. सही है. जनरल लाइफ में हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट घर से काउंटिंग शुरू कर देते हैं. एस्ट्रोलॉजी में हमें उस घर को भी काउंट करना है. समझा? नहीं मैम. नहीं समझा. ओके. 11th में जो था वो था फर्स्ट हाउस. अब सेकंड हाउस कौन सा होगा? चला गया स्क्रीन के. हाँ वो आ Okay. गया. अभी आ गया, वापस चला गया. नहीं नहीं, आप जनरल कुंडली ही रख दीजिए अभी, क्योंकि वो फिर और इनको कंफ्यूज हो जाएगा, दूसरा निकालेंगे तो. हाँ, अब हम इस पे क्या बात कर रहे थे कि 11th फर्स्ट हाउस होगा, मार्स जो है वो सेकेंड हाउस में होगा, मर्क्यूरी थर्ड हाउस में होगा, सन एंड वीनस फोर्थ हाउस में होगा, केतु फिफ्थ हाउस में होगा, सिक्स हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं है, जुपिटर सेवेंथ हाउस में होगा, 8 9 10 कोई उसमें प्लैनेट नहीं है, 11th हाउस में राहु है. ओके, समझ गए आप? ये कौन सा घर है? फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखिए, ये कौन से नंबर का घर है? ये 10th है, क्योंकि आप काउंट कहाँ से करोगे? यहाँ से 1 2. ये 1 है, तो नेक्स्ट टाइम आप यहाँ से नहीं काउंट करोगे, हर बार आप यही से काउंट करोगे. 1 2 3 4. मान लीजिए हमें काउंट करना है सेवेंथ हाउस. 1 हाँ 2 3 जुपिटर. 4 5 जुपिटर जहाँ पे है. 6 7. जुपिटर. करेक्ट. उसके अब बाद जहाँ पर नंबर 6 लिखा है मैम, इट विल बिकम 8th हाउस. यस, राइट. इज 8th हाउस. एंड ओके. चेंज हो रहा है गरिमा जी. हाँ. एंड हाँ, जहाँ पर 7 लिखा है दैट विल बिकम, जहाँ पे 6 लिखा है दैट विल बिकम द 8th हाउस. 8th हाउस. यस, एंड जहाँ पे 7 लिखा है इट बिकम्स द 9th हाउस. यस, एंड जहाँ पर 8 लिखा है इट बिकम्स द 10th हाउस. एंड 10th जहाँ पर हाउस. 9 है इट बिकम्स द 11th हाउस. यस. Okay, got it. Thank you, ma'am. And the houses will be always permanent and fixed. Any कुंडली the house number will be same. जो नंबर लिखे हैं वो राशि के नंबर है, तो इसलिए वो नंबर को उस घर से Yes. नहीं जोड़ना है. हाँ जी. हाँ. आप देखोगे जो भी नंबर फर्स्ट हाउस में आएगा ना, उसके आगे से काउंट शुरू हो जाएगा. मान लीजिए फर्स्ट में 8 आया एसेंडेंट में फर्स्ट हाउस में, तो उसके आगे 9 10 ऐसे राशियां घूमेगी, तो वो नंबर कोई भी आ सकता है वहां पे. अब इसमें एक Got चीज, it. जैसे हाउसेस है वो फिक्स है, हर हाउस फिक्स है, आपको ये पता चला. दूसरी बात है, जो भी नंबर यहाँ आएगा एसेंडेंट में, बाकी के नंबर सीक्वेंस से उसको कंप्लीट करेंगे. और जो Yes. प्लैनेट्स है वो कोई भी प्लैनेट कहीं पे भी हो सकते हैं, उनके लिए कोई रूल नहीं है. हाउसेस के लिए रूल है कि हर हाउस फिक्स है. राशियों के लिए रूल है कि राशियां सीक्वेंस से ही आएगी, एक ही सीक्वेंस में वो आगे जाएगी. लेकिन प्लैनेट्स है, सारे प्लैनेट किसी कुंडली में एक घर में भी बैठे हो सकते हैं. यहाँ देखिए बहुत से घर खाली भी है, कहीं पे भी नहीं. तो ये हमारे जन्म के समय जो प्लैनेट जहाँ पे था, ये उसका फोटोग्राफिक आप बोल सकते हो. इसका एक जेरोक्स कॉपी है कि आपके जन्म के समय ये आकाश का फोटो लिया है. आपके जन्म के समय सूर्य जो था वो कुंभ राशि में था, यहाँ पे ये आपका एसेंडेंट यहाँ से भ्रमण कर रहा था और वो वृषभ राशि में गया. तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं इसको. Got it, ma'am. Thank you. या ओके.
अब हमारे प्रेजेंटेशन पे जाइए। तो बर्थ चार्ट में आपको इम्पोर्टेंस जो देना है ना, वो एक बार आपको बस ये चीज जो तीनों जो है ना, ये तीनों को टैली करना है। हाउस, प्लैनेट्स एंड राशि। इसके बाद आप उस प्लैनेट से और उस हाउस से रिलेटेड इवेंट ले सकते हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि हर राशि का एक कैरेक्टरिस्टिक है, हर प्लैनेट का भी कैरेक्टरिस्टिक है और हर हाउस का भी कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो मैंने दिए हैं ये आपको बाय हार्ट करने हैं। ये आप पढ़ोगे ना तो फिर आपकी समझ में आएगा कि वो प्लैनेट उस घर में होने के कारण वो इवेंट हुआ। ये जोड़ना इजी हो जाएगा। जब तक आपको ये बाय हार्ट नहीं होगा ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो हाउसेस है या उसे भाव कहा जाता है पारंपरिक शास्त्र में। तो जो भाव है वो 12 भाव है। 12 भावों को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो है वो पर्सनल एक जो है वो लाइफ ग्राफ जो आपका होता है ना, वो लाइफ ग्राफ बोला जाता है। इसलिए मोर एक्यूरेसी आपको अगर कुंडली में चाहिए तो आपको फर्स्ट घर से देखना है, जो राशि उसमें है उससे। अब हम जब फर्स्ट हाउस की बात करते हैं, थोड़े टाइम के लिए प्लैनेट्स को और राशियों को साइड में रख दीजिए। एम्प्टी चार्ट इमेजिन कीजिए कि जिसमें कोई नंबर नहीं है और जिसमें कोई भी राशि नहीं है, जिसमें सिर्फ आपको पता है कि ये फर्स्ट हाउस है। अब जब फर्स्ट हाउस आएगा तो फर्स्ट हाउस से कौन सी बातें जुड़ी होती है? फर्स्ट, आप चेंज मत कीजिए। फर्स्ट हाउस जो है ना उससे कौन सी चीजें जुड़ी हो जाती है? तो फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट्स यू, योर सेल्फ, योर लुक्स, योर बॉडी, योर फिजिकल पर्सनालिटी। एंड ये जो इंक्लूड करता है ना वो आपका जो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, आपका फेस, ये रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद जो फर्स्ट हाउस है वो आपका ईगो, प्राइड, हेल्थ, आपका चाइल्डहुड और ये चीजें, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो वहां से आएगा। फर्स्ट हाउस में जो एनर्जी होगी अननोइंगली, आप ब्लैंक चार्ट इमेजिन कीजिए। पहले घर से अगर आपको एनर्जी देखनी है पहले घर की कौन सी है, तो पहली राशि कौन सी है? फर्स्ट साइन कौन सा है? मेष। तो मेष राशि की एनर्जी आपको वहां ज्यादा आएगी। मेष राशि कौन सी आती है? फायर एलिमेंट्स के अंडर आती है। तो मेष राशि की एनर्जी वहां आएगी। उसके बाद जो है सेकेंड हाउस आएगा। सेकेंड हाउस को जब हम देखते हैं तो सेकेंड हाउस से हम पोजीशंस देखते हैं कि हमें इस लाइफ में क्या क्या मिलने वाला है, और आपको कितना पैसा इस लाइफ में मिलने वाला है, कितना इनकम आपको मिलने वाला है, और आपको नेम, फेम, फाइनेंस कितना मिलेगा इस लाइफ में। ये जो हम एक लिख के आते हैं कि ये जन्म में मुझे भगवान ने भेजा है कि मुझे वो सिर्फ पूरी लाइफ में सिर्फ 2 करोड़ ही देगा, ये हम यहाँ से देखते हैं। पिछली बार एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि अगर हमें सब पता है कि सब प्लान ही है तो एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़े? तो ये सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपने जब ग्राफ बनाया, आपने लाइफ का एक्सेप्ट किया आपके सोल ने, और आपने बोला मुझे जाना है, तो भगवान ने आपको बोला ये 2 करोड़ है, ये तेरे पूरी लाइफ में तुझे मिलेंगे। तुझे 2 रुपए रोज चाहिए या 2 करोड़ एक दिन में चाहिए? मिलेंगे 2 करोड़ ही। अब जब हम कुंडली की बात करते हैं, जब हमने भाव देखे हैं, भावों में जो कुछ 3 घर है जो हम आगे चल के देखेंगे, जो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस, इवेंट, कुछ इवेंट चेंज करने की अनुमति देते हैं। उसे हम कैसे देखें? एग्जाम्पल के तौर पे, आप जब 2 करोड़ लेके आए हो तो ये आपके ऊपर है कि आप 2 करोड़ का घर खरीदोगे, या 2 करोड़ का जाके लॉटरी खेलोगे, या 2 करोड़ शेयर मार्केट में डालोगे, या 2 करोड़ उड़ा दोगे। तो 2 करोड़ के 2000 करोड़ बनाने हैं या नहीं, ये तो आपके हाथ में है ना। तो आपको उसको यूज कैसे करना है ये सीखना है। आपको ऐसे नहीं बोलना है कि मुझे तो 2 करोड़ ही मिलने वाले हैं, मैं क्यों काम करूं, मुझे तो उतना ही मिलने वाला है। लेकिन उसको आपको बढ़ाना है, या वो कम होने वाले हैं तो उसको बचाना है। आप कौन सा योग लेके आए हो, उसको कम करने वाले लेके आए हो तो उसको कैसे बचाएंगे, ये आपको टैलेंट सीखना है। उसको बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाए, ये भी आपको सीखना है। आपको कोई सवाल था? अच्छा, तो ये था सेकेंड हाउस का, कि यहाँ से हमारे इनकम और पोजीशंस जो है ना वो देखे जाते हैं। कार यहाँ पे लिखा है, लेकिन कार यूजुअली जो है हम 4th हाउस से देखते हैं, बिकॉज वो लग्जरी में आ जाता है। तो सेकेंड हाउस से हमें जो पैसा मिलता है उससे हम 4th हाउस में कार खरीद लेते हैं ऐसे हम बोल सकते हैं। सेकेंड हाउस की एनर्जी जो है, वहां पे आपने जो भी आइटम देखे वो सारे वेल्थ और वेल्थ से रिलेटेड है। वो कौन से प्लेनेट के अंडर आते हैं, कौन सी राशि के अंडर आते हैं? सेकेंड हाउस वृषभ। तो ये टॉरस साइन के अंडर आएंगे। तो आप यहाँ पे टॉरस की एनर्जी आपको मिलेगी इस घर में। जब थर्ड हाउस आएगा, थर्ड हाउस जो है वो जेमिनाई साइन के अंडर आएगा। अब ये फिक्स नहीं है, आप अगर देखोगे ना तो ये जो है ये एक फिक्स है। इसका सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं कि आपके घर में 4 रूम्स हैं,
एक रूम आपका है, एक बच्चों का है, एक किचन है और एक लिविंग रूम। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बच्चों के रूम में एंटर नहीं करोगे, आप वहां कभी जाओगे किसी काम से थोड़ा टाइम, तो आपकी थोड़ी सी एनर्जी वहां रहेगी। हमें उतनी ही एनर्जी इन हाउसेस के ऊपर लेनी है। बाकी जो है उसमें एक्चुअली आपके जन्म के समय जो नंबर आया है उस राशि की एनर्जी वहां ज्यादा एक्टिवेट होगी। अब थर्ड हाउस में जेमिनाई है। जेमिनाई जो है वो मेंटल इंक्लिनेशन को ज्यादा गवर्न करता है, और जो पर्सन है उसकी एबिलिटी जो है वो मेमोराइज करना है, या जो शॉर्ट जर्नीज है, ब्रदर सिस्टर जो है, सिबलिंग्स है, नेबर्स है, ये सब हम इससे देख सकते हैं। आपके नेबर्स कैसे होंगे ये भी आपका थर्ड हाउस बताएगा। और जब आपका करंट ट्रांजिट हम सीखेंगे, तो करंट ट्रांजिट जो है वो इसका एक्चुअली पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको उसका एक इंट्रोडक्शन कर दूंगी क्योंकि वो बहुत लंबा अलग टॉपिक हो जाएगा। करंट ट्रांजिट से आप बता सकते हो कि आपके नेबर के घर में क्या चल रहा है अपना थर्ड हाउस देख के, इतना डिटेल आप कर सकते हो। मैं जस्ट शेयर करती हूँ कि मैं अपनी कुंडली हर महीने की निकालती हूँ, हर महीने का प्रेडिक्शन निकालती हूँ, एंड देखती हूँ कि ये महीना कैसा जाएगा। तो मैंने 2 महीने पहले मेरी कुंडली निकाली थी, उसमें था कि मेरे जो मेरा भ्रमण था चल रहा था थर्ड हाउस से, उसका ऐसा था कि मेरे नेबर्स को बहुत ही क्वेश्चन है कि ये ऑफिस जाते हुए दिखती नहीं है, हमेशा घर पे ही दिखते हैं, पैसे कहाँ से आती है, खर्च भी करती है। सरप्राइज, लेकिन मेरे नेबर मुझसे कभी बात नहीं करते थे यार, मुस्लिम, तो वो ज्यादा कम्युनिकेशन है नहीं हमारा, लिमिटेड कॉन्वर्सेशन है, 2-2 महीने हम एक दूसरे को देखते भी नहीं। यू कांट बिलीव, बिफोर दैट मंथ्स एंड दैट लेडी स्पेशली कॉल्ड मी फॉर अ टी, और उन्होंने मुझे पूछा कि आप तो ऑफिस जाते नहीं हो, तो आपके घर में पैसे कैसे आते। मीन्स इतना एस्ट्रोलॉजी आपको एडवांस में बता सकती है। मुझे 1 महीने पहले पता चला था कि उन लोगों के मन में क्या है, और वो इतने डेस्परेट थे कि वो इवेंट हो गया। तो इतना डिटेल आप अपनी खुद की लाइफ के लिए जा सकते हो मंथली इस पे। तो मैं आपको इंट्रोडक्शन जरूर देंगी। कल से मैं एक और एक्टिविटी स्टार्ट कर दूंगी अपने ग्रुप पे, मैं पंचांग शेयर करूंगी डेली, जो आपको मून की एक्टिविटी है ना वो हेल्प करेगा कि आज मून कौन सी राशि में है। तो जनरली आप निकाल सकते हो कि आज मून इस राशि में, तो आज आपका दिन कैसे जाएगा, ये आपको वहां से थोड़ा सा हल्का सा आइडिया जनरल ट्रांजिट से आ जाएगा। और आपका लर्निंग भी होगा। जैसे हम डेली काल निर्णय या कोई कैलेंडर देखते हैं, और जिसमें हम देखते हैं आज कौन सा दिन है, आज क्या तारीख है, कितने बजे क्या काम कर रहे हैं, हमें पंचांग देखने की भी आदत डालनी है। अब मैं कितना भी हर बैच में बोलती हूँ ना कि पंचांग देखो देखो, कोई नहीं देखता है, किसी को पंचांग नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद इनिशिएटिव ले लूं, और मैं डेली का एक पंचांग बना के डेली एक पोस्ट ग्रुप पे शेयर करूं कि आज का प्लेनेटरी पोजीशन कैसा है, आज कौन सा लग्न एक्टिव है, कौन सा है, ये मैं आपको शेयर करूंगी। तो उससे आपको पंचांग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। इसके बाद है फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस जो है, फोर्थ हाउस को जो है हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, मदर, व्हीकल, सुख स्थान बोला जाता है। लाइफ में जो भी सुख आपको मिलने वाला है वो आपके फोर्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा है और वो जिस राशि में है वो डिसाइड करता है कि आपको वो कितना मिलेगा। तो आपको पैसा मान लीजिए सेकंड हाउस से मिला, लेकिन वो पैसा कहाँ जाएगा ये डिसीजन फोर्थ हाउस करेगा। कि आप बहुत बार आप देखोगे फोर्थ हाउस से घर देखा जाता है, खुद का घर कब बनेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का घर जल्दी नहीं बनता, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई फिक्स इनकम नहीं है, बहुत नॉमिनल जॉब है, फिर भी उनका घर फटक से बन जाता है, क्योंकि उनका फोर्थ हाउस जो है वो स्ट्रांग होता है। यहाँ पे फोर्थ हाउस से मदर भी देखते हैं, मदर के साथ आपका रिलेशन कैसा है, क्योंकि मून को हम मदर बोलते हैं, और यहाँ पे मून की एनर्जी होती है इस घर में। लैंड है, ओपन रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, रिलेशनशिप विथ योर मदर है, ये सारी जो है ना, ये सारी चीजें हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। सुख स्थान मतलब आपको जो लाइफ में चाहिए वो इस घर का प्लैनेट बताएगा। देन द फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस का इंपॉर्टेंस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है वो आपका पूर्व पुण्य माना जाता है। तो जो आप जो बैगेज लेके आए हो अपने साथ पुण्य का, वो आपको फिफ्थ हाउस का प्लेनेट बता देगा कि आपके पास कितना पुण्य है, तो उसको आपको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। फिफ्थ हाउस जो है वो संतान सुख के लिए भी देखा जाता है। फिफ्थ हाउस जो है वो लव मैरिज के लिए भी देखा जाता है, रिलेशनशिप के लिए भी देखा जाता है। फिफ्थ हाउस जो है वो स्टडीज के लिए भी देखा जाता है। स्टडीज में हायर स्टडीज जो है वो डिफरेंट एस्पेक्ट में आती है, लेकिन ओवरऑल स्टडी जो है वो फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। और इस हाउस का ओवरऑल एनर्जी जो है वो जुपिटर प्लैनेट के अंडर आती है। तो इंटेलिजेंस जो है, मेंटल इंटेलिजेंस है, वो भी हम इस घर से देखते हैं। क्रिएटिविटी हम इस घर से देखते हैं फिफ्थ हाउस से। कॉरेस्पॉन्डेंस जो है, एनर्जी जो है वो देखते हैं। अब फिफ्थ हाउस में फिफ्थ साइन, अगर हम राशि के अनुसार जो अब तक देख रहे हैं, तो फिफ्थ साइन कौन सा आता है, फिफ्थ राशि कौन सी आती है।
सिंह राशि 5th राशि आती है। तो जो लियो साइन है, लियो का स्वामी कौन है? सूर्य। 5th हाउस से आपको नॉर्मली जो जनरल एनर्जी है वो लियो साइन की आ जाएगी। देन 6th हाउस, 6th हाउस को जो है वो दुष्ट स्थान में माना जाता है। 6th हाउस में जो भी प्लैनेट होगा या राशि होगी वो आपको बहुत ज्यादा ट्रबल देंगे। तो 6th हाउस में जो प्लैनेट्स आते हैं, 6th हाउस से हम क्या देखते हैं कि हम जॉब देखते हैं। 6th हाउस एक ऐसा घर है जिसे माना जाता है जिसमें कोई भी अच्छी चीज नहीं है। मैक्सिमम जो भी आपके साथ बुरा होने वाला है वो 6th हाउस से कनेक्टेड होता है। लेकिन 6th और 11th हाउस, ये दोनों हाउस एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड है। जब हम मैं 11th हाउस पे पहुंचूंगी तब बताऊंगी ही, लेकिन 11th हाउस जो है ना उसे सबसे शुभ माना जाता है कि जहाँ से आपको सिर्फ अच्छा ही मिलेगा उस घर से। और 4th हाउस जो है वहां से आपको सिर्फ ट्रबल और ऑब्स्टेकल मिलेंगे उस घर से रिलेटेड। तो आपके 4th, अगर किसी के कुंडली में 6th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, दैट इज द लकीएस्ट पर्सन, क्योंकि उसको वहां से दुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां कोई प्लैनेट नहीं बैठा है। राशि का जो इम्पैक्ट है उतना मिलेगा। अब यहाँ पे दो चीजें, कोई भी चीज 100% बुरी नहीं होती है, ये हम सब जानते हैं। 6th हाउस रिप्रेजेंट्स योर जॉब। तो आपके जॉब में आपकी ग्रोथ कैसी है ये आपको 6th हाउस बताएगा। 6th हाउस में अगर हम देखते हैं तो उसको रोग स्थान बोलते हैं, रिपु स्थान बोलते हैं, शत्रु स्थान बोलते हैं। आपके एनिमीज जो है वो 6th हाउस से आते हैं। वर्क एनिमीज है, कलीग्स है, रिलेटिव्स है, आपको किसी से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, ये सारी चीजें जो है ट्रबल है, वो सारी चीजें 6th हाउस से आएगी। तो 6th हाउस में आपका जो भी प्लैनेट है वो आपका स्ट्रगल डिसाइड करेगा कि आप इस लाइफ में कितना स्ट्रगल करने वाले हो। एक बार आपको ये स्ट्रगल पता चल जाता है तो आप उसमें रास्ता निकालना आसान हो जाता है। नाउ वी विल गो टू 7th हाउस। तो 7th हाउस जो है, 7th हाउस को पार्टनर्स हाउस कहा जाता है। इट्स पार्टनरशिप्स हाउस। पार्टनरशिप में हम क्या देखते हैं जनरली? अगर आप देखो तो 7th हाउस से सबको पता होता है कि सप्तम से मैरिड लाइफ देखते हैं। सप्तम से मैरिड लाइफ देखते हैं, लेकिन सिर्फ सप्तम से मैरिड लाइफ नहीं देखते हैं। आप कोई भी इवेंट देखोगे एस्ट्रोलॉजी में वो 3 घरों से जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैंने कहा था, सप्तम से शादी देखेंगे, लेकिन लव तो 5th हाउस से देखा था हमने। तो लव मैरिज होगी कि नहीं ये हम 5 और 7 के कॉम्बिनेशन से देख सकते हैं। और शादी होने के बाद आपकी लाइफ में रोमांस है या नहीं है वो आपको 12th हाउस बताएगा। तो आपको जब किसी की शादी के बारे में देखना है कि उसकी मैरिड लाइफ कैसी है, तो आपको 5, 7 एंड 12 ये हाउस इसको स्टडी करना है। जनरली अब हम देखते हैं कि 7th हाउस में जो है वो पार्टनरशिप है। इट ऑलवेज इज डजंट मीन इट कैन बी लाइफ पार्टनर, इट कैन बी फ्रेंड, इट कैन बी बिजनेस पार्टनर। तो जिस भी प्रकार की पार्टनरशिप है हम वो इन घरों से देखते हैं। रिलेशनशिप्स जो है वो इस घर से देखते हैं। किसी से डील करना है वो इस घर से देखते हैं। जो इस घर में जो भी प्लैनेट होगा वो आपकी डायरेक्ट पार्टनरशिप पे इम्पैक्ट करेगा। और दृष्टियां, अब हम आगे देखेंगे। दृष्टियां जो है एस्पेक्ट है हर प्लैनेट की कितनी कितनी है। तो जब हम दृष्टि का पार्ट देखते हैं तो हर प्लैनेट को 7th एस्पेक्ट होती है, यानी 7वीं दृष्टि। अगर आप फर्स्ट हाउस से 7 तक काउंट करोगे तो वो डायरेक्ट एस्पेक्ट आ गया। जो भी प्लैनेट आपके फर्स्ट घर में बैठा है वो डायरेक्टली आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली 7th में अगर कोई प्लैनेट है वो भी आपके फर्स्ट हाउस को इम्पैक्ट करेगा। तो वो है एस्पेक्ट, जो वो भी पार्ट आज हम ले लेंगे। 7th हाउस जो है वहां पे लीब्रा साइन आता है। लीब्रा इज अ बैलेंस, तो वो बैलेंस करना हमें सिखाता है। और लीब्रा जो है वो भी वीनस के अंडर आता है। तो यहाँ पे आपको ये दोनों एनर्जी मिलेगी। अब आप देखिए पार्टनरशिप हम 7 से देख रहे हैं, वहां पे लीब्रा साइन आ रहा है, वीनस के अंडर आ रहा है। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हमें देखने हैं या हमें ऑफिस से रिलेटेड कोई कंट्रोवर्शियल चीजें देखने, तो हमें 7th हाउस उसमें बहुत हेल्प करता है। बिकॉज इट इज अ हाउस ऑफ रोमांस, it has the energy of Venus also, and it is a partnership house also. And partner always is doesn't mean that it can be life partner, it can be work partner, it can be friend, it can be any partner. ये चीजें अगर किसी की कुंडली में है तो आप उनका बिहेवियर चेक कर सकते हो इससे। नाउ द हाउस इज 8th हाउस। ये कैरेक्टर, ये जो भी नोट्स मैंने दिए ना, मेक श्योर यू विल थरो इट। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे वास्तु में। दिस इज जस्ट अ बेसिक एस्ट्रोलॉजी आई एम टेकिंग, सो यू विल अंडरस्टैंड वास्तु वेरी वेल। और आप वास्तु में चेंज करके नेचुरली अपनी कुंडली को हील कर सकते हो, बदल कर सकते हो। 8th हाउस जो है वो शनि के अंडर, वहां पे शनि का आधिपत्य ज्यादा माना जाता है। 8th हाउस को मृत्यु स्थान भी कहा जाता है, ऑकल्ट साइंस भी कहा जाता है, गूढ़ हाउस जो बोलते हैं ना, गूढ़ विद्या या
मिस्टीरियस थिंग्स, हिडन थिंग्स, वो सारी 8th हाउस से देखी जाती है। इसे रंध्र भाव भी कहा जाता है। डेथ भी किसी की हम देखते हैं तो 8th हाउस से होता है। तो जब हम इसे पॉजिटिवली बोलना है तो हमारी लाइफ कितनी लंबी है वो हम 8th हाउस से देख सकते हैं। सडन इवेंट जैसे हमारी लाइफ में होते हैं। सेकेंड हाउस जो है वो हमने देखा कि पैसे रिलेटेड है, मर्क्यूरी प्लेनेट पैसे से रिलेटेड है। लेकिन 8th हाउस से भी हम लॉटरी या जो गड़ा हुआ धन किसी को मिलता है, अचानक पैसे का बैग मिल जाता है किसी को, उस तरह 8th हाउस से मिलता है, वो आपको सेकेंड हाउस नहीं देता। तो जब आप बहुत से लोग देखोगे कि किसी को बस में या कहीं गए और एक पैसे का बैग मिल गया, सोना मिल गया, या किसी के घर में पुराने जमाने में धन गड़ा हुआ रहता था, ये सारी चीजें, या कोई लॉटरी में उसको बड़ा अमाउंट मिल गया, कौन बनेगा करोड़पति में गया, वहां उसको बड़ा अमाउंट मिल गया, तो वो सारी चीजें 8th हाउस से हमें पता चलती है कि हमारी कुंडली में हमें ऐसी कोई चीजें मिलने वाली है या नहीं। बहुत से लोग आप देखते हो, आप बाकी चीजें छोड़ दो, जनरल आप हाउसी तो हर कोई खेलता है। आप हाउसी अगर खेलते हो तो हाउसी में आप देखते हो कि यार 50 रुपए लगे और एक बंदा सारे 200-300 लेके गया और हमें तो कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे भी वो रोल इम्पैक्ट करता है। अगर आपका 8th हाउस सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जाने वाले सिर्फ गेम एंजॉय करना है। और लॉटरी के तो कभी पड़िए ही मत पीछे, कभी लॉटरी का टिकट मत खरीदिए, कभी शेयर मार्केट में अंधाधुंध बिना कंसल्ट किए हुए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। किसी और का फायदा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका भी होगा। आपको अपनी कैपेसिटी, अपने प्लेनेट की कैपेसिटी, अपने हाउस की कैपेसिटी चेक करनी है, बाद में डिसीजन लेना है। 8th हाउस जो है वो लिब्रा के बाद जो आता है वो स्कॉर्पियो साइन रूल करता है। और मिस्टीरियस चीजें जो है, आर्शियोलॉजी जो है वो भी इसके अंदर आती है। क्रॉनिकल इलनेस जो होते हैं, एकदम बीमारी, बेड रिडननेस, ये सब जो है वो इस हाउस से देखा जाता है। अब थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे भावों की, तब मैंने बताया था जुपिटर अष्टम में होगा तो वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर होते हैं। जुपिटर का एक रूल फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जुपिटर जहां देखता है, जहां उसकी दृष्टि होती है, वहां वो एक्सपांशन देता है। और जिस घर में, जिस भाव में वो बैठा है, उस भाव की वो स्थान हानि कर देता है, मतलब वो उस भाव के रिजल्ट को नष्ट कर देता है। जिनका जुपिटर अष्टम में है, मान लीजिए वो लोग सच में लकी है, क्योंकि ये डेथ का हाउस है। तो उस घर से अगर हम बीमारियां देखते हैं तो जुपिटर उनकी बीमारियों का अस्त कर देगा, तो उनकी एक अच्छी लंबी लाइफ होगी। इरिस्पेक्टिव अदर प्लेनेट ऑल्सो प्ले देयर ओन रोल, बट उन लोगों को हेल्थ इश्यू बहुत कम से कम आते हैं, लंबी लाइफ रहती है, और उनकी डेथ भी बहुत पीसफुल होती है, उनको कोई ज्यादा ट्रबल अपनी लाइफ में नहीं आता है। जो भी प्लेनेट आपके 8th हाउस में बैठा होगा वो आपको बताएगा कि आपकी इस जर्नी का एंड कैसे होने वाला है, और आप कितना जियोगे और कब तक जियोगे, आपको कोई इलनेस होगा या नहीं होगा, आपको कौन से टाइप की बीमारियां आएगी, ये भी वो आपको बता देगा। साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, सेवरल वेरियस बॉडी पार्ट्स गवर्न्ड बाय दिस साइन, ये यहाँ से हम देखते हैं। पेल्विक बोन्स ये सारी चीजें जो है वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव के बाद जो आता है वो 9th हाउस। 9th हाउस जो है वो ट्रुथ है, प्रिंसिपल है, ड्रीम्स है, इंट्यूशंस है, ऑल डिफाइंड। 9th हाउस जो है ना, वो स्पिरिचुअल एनर्जी भी जो है वो मैक्सिमम, रिलीजियस एनर्जी जो है वो 9th हाउस से देखी जाती है मैक्सिमम। तो 9th हाउस जो है वो कर्मा का और धर्म का बैलेंस करने की जो होता है, जब अपने कर्मों से अपने धर्म को बैलेंस करते हैं और उससे हम जो है वो फायदा लेते हैं, वो भी हम 9th हाउस से देखते हैं। तो आपको अपनी लाइफ में कुछ भी पाना है, तो आपको अपना फॉर्चून सुधारना है, तो 9th हाउस पे यानी स्पिरिचुअलिटी पे काम करना, फोकस करना बहुत जरूरी होता है। 9th हाउस में आपके जो भी प्लैनेट बैठा है वो आपको ये बता सकता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, जिसके कुंडली है, क्या ये कोई पूजा अर्चना कर सकता है, क्या ये कंसंट्रेशन करेगा, क्या इसे स्पिरिचुअल एक्टिविटीज पसंद आएगी या नहीं। ये हम उस भाव से देख सकते हैं और फिर हम उस तरीके से उनको गाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास अगर कोई कुंडली आती है तो मैं सडनली हर किसी को नहीं बोलती कि आप जाओ ये मंत्र करो, इस मंदिर जाओ, पूजा करो, क्योंकि हमें कुंडली देख के ही पता चलता है कि ये इंसान नहीं करने वाला है। जब वो नहीं करने वाला है तो उसको बता के क्या फायदा। तो उसे कुछ ऐसा बताओ जो वो कर सकता है। इसलिए 9th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन 9th हाउस ऐसा हाउस है जो आपके 5th हाउस के पूर्व पुण्य को बढ़ाएगा, तो आपको 9th हाउस जो है वो रिचुअल्स और मंत्रास करना उतना ही जरूरी भी है, अदरवाइज आपको अपने कर्म काटने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। देन इट इज अ, बोर नहीं हो रहा है ना किसी को, नींद नहीं आ रही है, बोर नहीं हो रहा है,
नहीं मैम। ओके, ठीक है। 10th हाउस हम देखते हैं, 10th हाउस को कर्म स्थान माना जाता है। हाँ, कर दीजिए बंद। 10th हाउस जो है उसे कर्म स्थान माना जाता है, और 11th हाउस जो है वो कर्म से मिलने वाला फल। जब हम जॉब करेंगे तब मंथ एंड में जो सैलरी मिलेगी वो हमारा 11th हाउस डिसाइड करेगा। हम जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे 6th हाउस डिसाइड करेगा, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था 6th हाउस हमारे जॉब को रिप्रेजेंट करता है। और हम किस प्रकार का जॉब करेंगे, हम किस प्रोफेशन में जाएंगे, क्या काम करेंगे, ये 10th हाउस बताएगा। तो जैसे इस रूल को हमने देखा है कि कोई भी इवेंट के लिए हम कोई भी एक हाउस, एक प्लेनेट, एक राशि नहीं देख सकते, हमें 3 जो है उस पे फोकस करना है। अगर आप जॉब से रिलेटेड पैसा भी, आपको सेकंड हाउस नहीं देखना है, आपको 6, 10, 11 देखना है। 10th हाउस को कर्म भाव माना जाता है। जो भी डील, आप कौन से टाइप का काम करोगे, आपको काम से कितना प्रेस्टीज मिलेगा, आपके काम में आपका रेपुटेशन कैसा रहेगा। 10th हाउस से अपने फादर का रिलेशन भी देखते हैं, आपके फादर के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप होगा, आपके फादर की ऑक्यूपेशन, उनकी लाइफ, ये चीजें भी हम 10th हाउस से देख सकते हैं। और इस घर में जो भी प्लैनेटरी पोजीशन है, ये जनरली इस घर का जो एनर्जी है वो कैप्रिकन साइन के अंडर आता है। कैप्रिकन हम सब जानते हैं शनि के अंडर कैप्रिकन साइन आता है, और शनि का जो है वो डेबिलिटेड साइन आता है। मतलब शनि जो है वो स्कॉर्पियन, सॉरी नॉट स्कॉर्पियन, कुंभ राशि में, एक्वेरियस राशि में आपको अच्छे फल देता है, लेकिन कैप्रिकन यानी मकर राशि में आपके कर्म क्लियर करता है, तो वो आपके ऑब्स्टेकल्स थोड़े से ज्यादा होते हैं। अब अगर आपका 11th हाउस अच्छा है तो आपके 10th से मिलने वाला लाभ आपको तुरंत मिलेगा, नहीं तो उसमें थोड़ी सी देरी हो जाएगी। नाउ 11th हाउस, इसे लाभ स्थान कहा जाता है। लाभ भाव जो है, जो भी आपको पूरे लाइफ में जो बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो इस घर से देखे जाते हैं। जैसे हमने बोला था सुख जो मिलने वाला है वो 4th हाउस से मिलेगा, लेकिन जो गेन है जो आपको नेम, फेम, रेपुटेशन, पैसा, ये आपको इस घर से पता चलेगा। आपके वेल विशर्स कितने हैं, आपके फ्रेंड्स कितने हैं, जो कुछ आपको अच्छी चीजें मिलने वाली है वो 11th हाउस से देखी जाती है। आपका सोशल सर्कल, फ्रेंड सर्कल, ये सारी चीजें आपको यहाँ से पता चलेगी। आपका एल्डर ब्रदर जो है वो भी आपको यहाँ से आप देखोगे। तो नेचुरल सिग्निफिकेटर इस हाउस का जो है वो सन है, क्योंकि मैंने फादर अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। और एक्वेरियस साइन इसमें आएगा कैप्रिकन के बाद का। कैप्रिकन का सबने सिंबल देखा है, मकर सिंबल, और उसके यस। बाद एक्वेरियस साइन का सिंबल देखा है। एक्वेरियस का सिंबल क्या है? ओके, तो जनरली वो ऐसा है कि पानी का मटका लिया हुआ है, ऐसा सिंबल। ओके, तो वो जो है वो किसी ने घड़ा लिया है, और वो घड़ा उसके पीठ पे है, ऐसा सिंबल है। बट दैट इज, इट इज रिप्रेजेंट विथ गोल्ड ऑल्सो, कि वो गोल्ड का घड़ा भी हो सकता है। इसीलिए जो है शनि जो है, जो देता है मैक्सिमम पॉजिटिविटी, अगर किसी साइन को देता, वो कुंभ राशि को अच्छी चीजें देता है, और जो मकर राशि में आता है उसमें स्ट्रगल देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है मकर संक्रांति। हम सब जानते हैं साल में एक बार मकर संक्रांति आती है जनवरी में। मकर संक्रांति हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि सूर्य जो है वो मकर राशि में भ्रमण करता है। सूर्य हमने देखा है एक महीने में एक राशि घूमता है। जनवरी में सूर्य जो है वो मकर राशि में आता है, और मकर राशि में शनि उनसे सूर्य के कर्म जो है वो कर्म चुकाने को उनको लगाता है, इसलिए सूर्य वीक माना जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति फेस्टिवल है जिसमें हम ब्लैक कपड़े पहनते हैं, या तिल का डोनेशन, या तिल का अपने आहार में अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम सब वीक फील करते हैं उस पूरे महीने में। तो नॉट ओनली मकर संक्रांति, उस पूरे महीने में हमें तिल या जैगरी या हेवी जो चीजें हैं ना वो सभी ग्रहण करनी चाहिए अपने स्ट्रेंथ को बनाए रखने के लिए। अब है 12th हाउस। 12th हाउस जो है दिस इज द लास्ट हाउस ऑफ द एस्ट्रोलॉजी। हमने एक फर्स्ट हाउस से जब हमने अपना साइकिल शुरू किया था लाइफ का, फर्स्ट हाउस में हमने देखा कि एसेंडेंट है, मतलब हमारे जन्म का पर्पस हमें फर्स्ट हाउस से पता चलता है। और हमारे मोक्ष की जर्नी है वो 12th हाउस से शुरू होती है, जहाँ पे हमारा एंड होता है। मृत्यु भले ही हम 8 से देखे, जो हमारा मोक्ष है वो हम 12th से देखते हैं। जिस भी चीज का एंड है वो यहाँ से आ जाता है। लाइफ साइकिल का जो एंड है वो इस घर से आ जाएगा, और यहाँ से हमारी स्पिरिचुअल बिगिनिंग्स
शुरू हो जाएगी, ऐसे माना जाता है। अगर आपका 12th हाउस अगर वीक है तो आपके लाइफ में सेपरेशन, पार्टनर्स से सेपरेशन, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 5, 7 एंड 12 आपको देखना है पार्टनर्स के लिए। तो आपका जो सेपरेशन है, डिवोर्स केसेस है, या आपके नेबर्स से रिलेटेड आप कोई चीज है, डिटैचमेंट का फील है, आप लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, मोस्टली डिस्कनेक्शन यू कैन से, वो डिस्कनेक्शन है वो 12th हाउस से कनेक्टेड है। और जो इमोशनल बेस पे चीजें होती है ना, तो 12th राशि कौन सी आती है? पाइसेस, मीन राशि आती है। मीन राशि इज वाटर साइन, पानी से रिलेटेड है। तो वो इमोशनल टर्मोइल्स जो हमारी लाइफ में होते हैं वो भी 12th हाउस से देखे जाते हैं। हाउसेस के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम है? हम्म। राशि, सैटर्न की राशि रूल करेगी। क्योंकि हम जनरल एनर्जी ले रहे हैं उस घर की, स्पेसिफिक नहीं ले रहे, हम जनरल एनर्जी उस घर की ले रहे हैं। नहीं होगी। सन कहाँ बैठा है? वो फादर को रिप्रेजेंट करेगा। लियो साइन कैसा है? वो फादर को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसके बाद और इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? पूछिए। एक्सल्शन और डेबिलेशन लेते हैं हम, या श्रद्धा? नहीं मैम, सो फार सो गुड। ओके। एनी डिफिक प्रणाली, एनी प्रॉब्लम और एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नहीं, अभी तक तो नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस। ओके, थैंक यू। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि डिफिकल्ट हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, आप मुझे रोक सकते हैं। आई विल चेंज द मेथड टू मेक। अभी हम देखते हैं, अभी हमने क्या देखा। प्रणाली आप म्यूट कर दीजिए आवाज से ज्यादा। हाँ, थैंक यू। अभी हमने प्लैनेट्स देखे, हमने प्लैनेट्स की दृष्टि की बीच बीच में बात की। प्लैनेट की दृष्टि के बारे में कितने लोगों को पता है यहाँ पे कि क्या दृष्टि होती है? एस्पेक्ट अनम्यूट करके बोलिए, वो लोग सुनेंगे। प्लैनेट्स की दृष्टियां जो है, पीयूष तुम्हें याद है दृष्टियां, एस्पेक्ट्स ऑफ प्लैनेट? तुम्हारे क्लास में हुई थी? सबकी एकदम से याद नहीं, बट हाँ मैक्सिमम 7, 3, 7 होती है, किसी की 10 होती है, किसी की 6 8 होती है। इट डिपेंड्स ऑन एवरी प्लैनेट बेसिकली। बतानी है क्या? नहीं, एस्पेक्ट मीन्स क्या है ये मुझे जानना एस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी एक भाव में कोई एक प्लैनेट बैठा है और उसके सामने या नंबर ऑफ जो जैसे जुपिटर का 3, 7 इस तरीके से उसकी नजर पड़ती है, तो उस भाव से मतलब जैसे अगर फर्स्ट में जुपिटर बैठा है तो उसकी 7th दृष्टि जो है 7th हाउस में पड़ेगी, तो वो कैसा इम्पैक्ट करेगा? देखने से भी इम्पैक्ट पड़ता है। मार्स कहाँ बैठा है और कौन से भाव को देख रहा है, उस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस इम्पैक्ट को हम दृष्टि कहते हैं। एक तो हम देखते हैं उस भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है, दूसरा हम ये भी देखते हैं उस भाव को कौन सा प्लैनेट देख रहा है। जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया था कि ड्राइंग रूम है, लिविंग रूम है, बेडरूम, आपका बेडरूम है और किड्स का बेडरूम है। अब किड्स अपने रूम में हैं, लेकिन फादर अगर वहां से बैठ करके देख रहा है अपने बेडरूम से या लिविंग रूम से, तो बच्चों की एक्टिविटी डेफिनेटली डिफरेंट हो जाएगी। वो वैसे दरवाजा बंद करके मस्ती कर सकते हैं, लेकिन पापा देख रहे हैं तो वो ज्यादा मस्ती नहीं करेंगे। वो वाला एस्पेक्ट इज व्हाट वी टॉक। ओके। पीयूष, आपको याद है कुछ भी एस्पेक्ट के बारे में? ओके। तो एस्पेक्ट देखने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको यहाँ बताऊंगी कि जो शनि है, मंगल है और राहु है, इन्हें पाप ग्रह, और सूर्य को भी पाप ग्रह कहा जाता है। ये ग्रह जिसे भी देखते हैं, जिस भी हाउस को देखेंगे, वहां के जो रिजल्ट्स है वो कम हो जाते हैं।
मान लीजिए कि आपके फर्स्ट हाउस में सन बैठा है। सेवेंथ एस्पेक्ट अगर हम देखें, आपको कुंडली डाल दीजिए कोई, और एस्पेक्ट का ओपन कर दीजिए चाहिए तो। सबके पास कुंडली है अपनी अपनी, तो उसमें आप देखिए अगर आपके फर्स्ट हाउस में सन है, इमेजिन इट, तो आपके सेवेंथ हाउस को देखेगा। तो अगर वो आपके सेवेंथ हाउस को देख रहा है तो डेफिनेटली आपकी, हाँ, एस्पेक्ट्स का निकालिए। आपकी जो ये है ना मैरिड लाइफ है, उसमें थोड़ी सी रुक्षता आएगी, रूढ़ता आएगी, क्योंकि उसका सेवेंथ एस्पेक्ट उस राशि पे, उस हाउस पे इम्पैक्ट करेगा। हाँ, एस्पेक्ट दो प्रकार की होती है, डबलिशन एंड एक्सॉल्शन। तो कुछ राशियों में या कुछ एक्सेप्ट में, जैसे मान लीजिए एक प्लैनेट इस पर्टिकुलर राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन वही प्लैनेट किसी एनिमी साइन में आ गया तो उसमें अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, या तो उसे कोई और प्लैनेट देख रहा है जो उसका फ्रेंडली प्लैनेट है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा, और जब वो एनिमी प्लैनेट आता है तो वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। हा, मित्र ग्रह, शत्रू ग्रह, तर मित्र ग्रह जे असतील ते एकमेकांना बघत असतील तर चांगले रिझल्ट येतील, पण शत्रू ग्रह बघत असतील तर हा, नाही, ऍस्पेक्ट जे आपण बघणार आहे 7-3 ज्या ऍस्पेक्ट आपण बघितल्या, 7वी दृष्टी ग्रहांची, त्याच्याप्रमाणे। हाँ, एक्सॉल्शन ले लीजिए पहले जी। एक्सॉल्टेशन जो है ना, ये भी आपको बाय हार्ड करना है सबको। ये बहुत सिंपल चार्ट है, और ये आपको किसी की भी कुंडली आपके रहेगी ना, विद इन 5 मिनट्स यू एटलीस्ट कैन गिव 2-3 प्रेडिक्शन। आप किसी और को छोड़ दो, आप अपनी कुंडली रोज लेके बैठोगे ना ट्रांजिट वाली, तो ट्रांजिट में आपको पता चलेगा आज आपका कौन सा प्लेनेट पावरफुल है, आपका कौन सा प्लेनेट नहीं है, और उस प्रकार के आपके इवेंट आप देख सकते हो। सन इज एक्सॉल्टेड इन एरिस। एरिस जो है वो मार्स का साइन आता है, तो मंगल की राशि में सूर्य जो है वो एक्सॉल्टेड हो जाता है। मून इज एक्सॉल्टेड इन टॉरस। मून जब भी टॉरस में आएगा तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मर्क्यूरी इज एक्सॉल्टेड इन वर्गो। मार्स इज एक्सॉल्टेड इन कैप्रिकन। वीनस इज एक्सॉल्टेड इन पाइसेस। यहाँ पे मैं आपको सिंपल थोड़ी सी बात बताती हूँ, शायद आपको आज समझ में नहीं आएगी, फ्यूचर में आएगी। पाइसेस का जो स्वामी है मीन राशि का, वो है गुरु, जुपिटर। टॉरस साइन का जो स्वामी है वो है वीनस। अगर आप एस्ट्रोलॉजी देखो तो वीनस एंड जुपिटर दे आर एनिमी प्लैनेट्स, लेकिन पाइसेस में यानी कि गुरु की राशि में शुक्र जो है वो उच्च का होता है मीन राशि में। और वीनस की जो लिब्रा राशि, वीनस के अंदर 2 राशि आती है, टॉरस आती है और लिब्रा आती है। तो लिब्रा में अगर जुपिटर आ जाता है तो वो भी उच्च का हो जाता है। तो अगर लिब्रा में जुपिटर आएगा तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, इररिस्पेक्टिव वो उसके एनिमी प्लैनेट का साइन है। उसके बाद है जुपिटर इज एक्सॉल्टेड इन कैंसर। कैंसर साइन में भी जुपिटर अच्छा है। सैटर्न एक्सॉल्टेड इन लिब्रा। यूरेनस इज एक्सॉल्टेड इन स्कॉर्पियो। अभी फिलहाल हम यूरेनस नेपच्यून नहीं सीख रहे हैं, लेकिन उसमें आप बाद में धीरे धीरे हम देख लेंगे उसको थोड़ा सा। नेपच्यून इज एक्सॉल्टेड इन लियो एंड प्लूटो इज एक्सॉल्टेड इन एरिस। ये चार्ट आपको बाय हार्ट करना है, और फिर हम उसको नेक्स्ट टाइम जो है वो प्रेजेंटेशन में टीवी पे लूंगी तो मैं आपको बोर्ड पे अच्छे से समझा पाऊंगी। इसके बाद जो लिस्ट है डेबिलिटेड कि कौन सा प्लैनेट आपको किस राशि में खराब रिजल्ट देगा, वो आपको देखना है। वो खराब रिजल्ट देगा मतलब वो वीक हो जाएगा, उस राशि में उसका पावर कम हो जाएगा। जैसे हम मान लीजिए मुझे ड्राइंग कंपटीशन के लिए जाना है और मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, तो मैं मेरी मम्मी से जाके कन्विंस करूंगी मुझे एडमिशन लेना है ड्राइंग का, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पेपर चाहिए, सब चाहिए, एंड आई विल एनहांस माई नॉलेज अंडर हर गाइडेंस बिकॉज शी इज सपोर्टिंग मी। लेकिन मैं अपने पापा से बहुत डरती हूँ, उनके पास तो मुझे जाने से भी डर लगता है कि मैं ये बात उनको पूछूं। जब मैं जाके डर डर के उनको पूछो भी, परमिशन भी दे, मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे हमेशा सर पे रहेगा कि अरे यार नहीं अच्छा बना तो पापा क्या बोलेंगे पता नहीं। तो क्या होगा, लिमिटेशंस हो जाते हैं मेरे रिजल्ट प्रोड्यूस करने में, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे पापा की दृष्टि और मम्मी की दृष्टि दोनों चीजें अलग हो गई। इस प्रकार से प्लेनेट काम करते हैं, आपके ऊपर कौन से प्लेनेट की दृष्टि है उस प्रकार से आपको अगर रिजल्ट देगा सेम चीज के लिए। सन इज डेबिलिटेड इन लिब्रा।
Moon is debilitated in Scorpio, Mercury in Pisces, Mars in Cancer, Venus in Virgo, Jupiter in Capricorn, Saturn is debilitated in Aries, Uranus is in Scorpio, Neptune is in Leo and Pluto is in Aries. ये दोनों चार्ट नेक्स्ट क्लास में मैं सबको पूछने वाली हूँ और सबको आने चाहिए. कंबस्टन, थोड़ा एसी चलाए, वेंटिलेशन हो जाएगा. नाउ कंबस्टन, कंबस्ट मतलब वो अपना कोई भी रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता उसमें. अब तक सब ठीक है? किसी को ब्रेक लेना है? वाटर ब्रेक मतलब सबने लिया ही होगा ऑन स्क्रीन वालों ने. हम 2:30 को ब्रेक लेंगे और 3 o'clock को हम फिर से स्टार्ट करेंगे. आधे घंटे का ब्रेक हम लेंगे आज. तो अभी हम प्लैनेट का कंबस्टन मतलब उनका जो है वो देखते हैं कि वो कंबस्ट कौन सी राशि में कौन से प्लैनेट के साथ होता है. The term combustion is used to indicate the proximity of planet which is near sun. Sun is a fire and planet near is considered to be burned by the rays of sun. ये तो हमें साइंस ने ऑलरेडी सिखा दिया है. हम सब जानते हैं कि सन के रेज में जो भी प्लैनेट आएगा, सन के रेज में कौन से प्लैनेट आते हैं? वीनस आता है, मर्क्यूरी आता है, जो क्लोजेस्ट प्लैनेट सन के हैं. तो इसे हम साइंस में जब देखते हैं तो क्या होता है? सन इज अ फायर प्लैनेट, इट्स अ फायर बॉल. उसके आसपास जो भी आता है वो उसको जला देता है. इसलिए उन प्लैनेट्स पे जीव सृष्टि नहीं हो पाई क्योंकि वो सन के ज्यादा क्लोज रेज में आ जाते हैं. नाउ प्लैनेट इज वीक. which planet is considered as a weak and which has lost all his potential to give the results? It is always not so. The classics have specified, classic means जो हमारे वेदास है वो, the longitudinal distance of the planet from sun within. Which planet gets combust? This distance is measured on either side of sun. तो सूर्य को जो है वो एस्ट्रोलॉजी में सबसे महत्व दिया गया है. अब देखोगे हमारे इसमें पृथ्वी कहीं पे भी नहीं है क्योंकि हम पृथ्वी पे खड़े होके सारे प्लैनेट्स को देख रहे हैं. तो एस्ट्रोलॉजी का आप जो चार्ट देखोगे, हमने 12 राशियां 12 कर देके आपको किसी भी इसमें पृथ्वी के लिए कोई संदर्भ नहीं आया क्योंकि हम खुद पृथ्वी पे है. तो हम यहाँ से सब एनालाइज कर रहे हैं. जब एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सन के आसपास कौन है, तो वो है वीनस है और मर्क्यूरी है. इसलिए वहां पे जीव सृष्टि नहीं है. इसी को अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल इसमें देखें तो वीनस के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से है? लग्जरी है, रोमांस है, मैरिड लाइफ है, वाहन सुख है, पैसा है, ग्लैमर है. अगर आपकी कुंडली में वीनस और सन कम साथ में है या पास में है डिग्रीज में, तो वीनस आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा बिकॉज सन बिकम्स पावरफुल. सेम विथ मर्क्यूरी. मर्क्यूरी अगर सन के क्लोज रेंज में आ जाता है आपके कुंडली के चार्ट में तो आपको पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएगी. तो सन के रेज में जो भी आएगा वो प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है. नेक्स्ट स्लाइड. Some scholars recommend taking this distance at 8 degree to 30 minutes for all planets. Other text placement of sun ये आपके लिए बहुत हेवी हो जाएगा तो ये मैं आपको नहीं बता दूंगी. जनरल रूल हम देखते हैं कि when planet is beyond the range of combustion but in the same sign with sun is not taken as a combust. Do not consider राहु एंड केतु एज अ combust. राहु और केतु पे सूर्य का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है. वो वही रिजल्ट देंगे जिस राशि में या जिस घर में वो है या जिस प्लैनेट के साथ वो है. When planet is moving away from sun, then effect of combustion is less. जैसे आप देखोगे कि मून जो है वो उसके सर्कल लगाता है या मर्क्यूरी है उसके सर्कल लगाता है. तो जितना वो उसके क्लोज जाएगा उतना उसका जो है वो डैमेज होगा. लेकिन जैसे ही वो उसको क्रॉस करके आगे जाके धीरे धीरे दूर जाएगा, ऐसे इवेंट हमारे लाइफ में होता है कि कभी धीरे धीरे करके हम लॉस में चले जाते हैं और फिर आगे चल के उससे धीरे धीरे निकल आते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द प्लैनेटरी मूवमेंट्स अराउंड द सन. When a planet moving towards sun, then the effect of combustion is more. जितना सन के जोन में हो जाएगा उतना उसको ज्यादा तकलीफ होगी. कैसे पूर्णिमा से? हाँ. हम्म. कम हो जाता है.
घटता होता है। हाँ, लेकिन पूर्णिमा में मून पॉजिटिव होता है ना, यहाँ पे तो वो जल जाएगा कुछ है तो। तो लॉर्डशिप, लॉर्डशिप मतलब कौन से राशि का कौन सा प्लैनेट स्वामी है। सो सन इज अ लॉर्ड ऑफ विच साइन एंड विच हाउसेस, ये हमें देखना है। तो हम सब जानते हैं लियो साइन, हमने देखा है कि सूर्य के अंडर जो है वो सिंह राशि के लोग आते हैं। उनको आप देखोगे तो उनका बिहेवियर भी थोड़ा सा रूड होता है, कम बोलेंगे, काम की ही बात करेंगे और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, और चीजें जो है वो सच बोलना वो पसंद करते हैं, किसी को अच्छा लगे या नहीं। वो सन का जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंट है, वो उसमें आता है। लॉर्डशिप ऑफ सन इज इम्पोर्टेंट व्हेन सन इज द लॉर्ड ऑफ थर्ड, सिक्स्थ एंड एट हाउस। 12th, then combustion is more harmful when sun is in the lord of angels और ट्राइन्स। ये भी आपके लिए जरूरी नहीं है, इसका वास्तव में कोई ये नहीं है, इसको हटा दीजिए आप। हाँ, ये भी हटा दीजिए, क्योंकि हमें एस्ट्रो वास्तु करना है ना, तो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमें लेना है उतना। अभी हमने घर देखे हैं, प्लैनेट देखे हैं। अब आप किसी का भी, आप में से कोई जिन्होंने कोई चार्ट लाया है उस चार्ट को डालिए, उसके ऊपर हम जो चीजें आज सीखी है ना उसको देखेंगे। आप में से कोई भी चार्ट शेयर करना चाहता है ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और गरिमा जी उसको स्क्रीन पे डालेगी। किसी को चार्ट देना है, जो भी आपने किए हैं 6-7 चार्ट्स ग्रुप में शेयर कीजिए, उसमें से कोई भी एक जो आपको लगे कि आपको उसको देखना है, हम उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी देर। मुझे भी सबके ऑलरेडी शेयर। कर दिया है ना, हाँ वो कर देंगे ग्रुप पे शेयर, अभी किसी ने किया है या प्रणाली। आप ये चार्ट डाल दीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट, इसमें सैटर्न फर्स्ट हाउस में आ रहा है, स्वराशि में। हम्म, ठीक है। पीयूष ने होमवर्क सबमिट किया है। ओके, वेरी नाइस पीयूष। हाँ, पहले आप प्रणाली का लीजिए, फिर पीयूष का लीजिए, जो भी उन्होंने शेयर किए हैं। हाँ, आ गया स्क्रीन पे ये चार्ट। अब इस चार्ट के बारे में मुझे हर आपसे, जब जो आप तक हमने आज तक जो भी सीखा है 2 क्लास में, आपको क्या लगता है इस चार्ट के बारे में, वो मुझे श्रद्धा से स्टार्ट करेंगे हम। मुझे पता चलेगा वो सोई भी है या जाग रही है। Ma'am, I'm awake. Okay. Saturn is the ascendant here. हम्म, It's in the first house, okay. and Mars is there in the fourth house. हम्म। So what points you get from this Kundali? 4 to 5 points you share with us. चार्ट चला गया। ओके, श्रद्धा। Yeah, she was telling about Saturn. That's it for now, ma'am. I need to kind of go through again. No problem. 2 points. 2 points are more than enough. So when Saturn in the first house, you said, what do you think? हमने अब तक क्या सीखा है? मून साइन सीखा है, एसेंडेंट सीखा है, उतना ही बता दो। इसकी कुंडली का मून साइन कौन सा है और इसका लग्न राशि कौन सा है। हमें अभी प्रिडिक्शन पे जाना ही नहीं है, हमें बेसिक समझना है।
नहीं आ रहा है वो भी बता दो। हाँ मैम, ये कुंडली देख के इतना ही समझ में आ रहा हाँ, तो इसका बस मुझे एसेंडेंट बता दो ना, इसका कौन सा एसेंडेंट है और मून साइन कौन सा है। है। इट्स अ केप्रिकॉन। ओके। वो नंबर क्लियर नहीं है मैम, सॉरी। 10th नंबर 10 है। है राइट? हम्म हाँ, इट्स अ केप्रिकॉन। हम्म। मून साइन कौन सा है इसका, इसीलिए आपको सीक्वेंस याद करने हैं, क्योंकि हाँ मून मैम, मैं आपको पेजेस टर्न नंबर कर। बताएगा वो राशि नहीं बताएगा। कोई और बताना चाहेगा, पीयूष? वो लोग शायद नहीं सुन पाएंगे तुमको। अनम्यूट करके बोलो। मुझे लगता है कैंसर हो सकता है। कैसे लगा तुम्हें कैंसर? मेरा कुंडली देखा एक्चुअली, वो नहीं, ये अपोजिट में मुझे दिख गया। जो हमने कुंडली लिया है ना, उसमें कौन सा है मून साइन? नहीं मैडम, ये नहीं समझ रहे। ओके, प्रणाली आप बताओगे इसका एसेंडेंट और मून साइन? ओके, अभी मैं खुद कंफ्यूज हूँ एक्चुअली. मेरा मून साइन तो कन्या आहे और हाँ। सनशाईन कर्क, कॅन्सर. पण ओके। आता आपण इथं जेव्हा 10th नंबर बघतो, म्हणजे जितकं मी वाचलंय, हाँ, सो 10th इज मकर, कॅप्रिकॉन. बरोबर आहे. करेक्ट. सो मग इथं माझी मून साइन कन्या कशी काय किंवा सनशाईन कर्क कशी काय? सो मून आय एम जो आहे कन्फ्युज. तो मून हा 6 नंबरच्या इथे आहे. म्हणून कुठे गेला? हा. मून. मूनच्या हा इथे 6 नंबर लिहिलाय. हम्म. हा 6 हा. कन्या. ओके, सो हाँ, मून शाईन. ओके तो ओके. दॅट इज युअर मून साइन, कारण अच्छा. तिथे जो नंबर आहे अच्छा. ती तुझी राशी. जिथे पण चंद्र आहे ना कुंडलीत, तिथे जो हा. नंबर आहे ती तुमची मून साइन. ओ ओके. आणि सनशाईन? सनसाइन तू जे सांगितलं ते वेस्टर्न असेल. इथे आपण जी लग्न राशी म्हणतो ती तुझी मकर येणार. मकर येणार. ओके, ठीक. आणि मकर जी आहे ती शनीची राशी येते. म्हणजे तुझा असेंडंट आहे ना, प्रथम हाऊस जे आपण म्हणतो फर्स्ट हाऊस, ते जास्त स्ट्रॉंग आहे, कारण त्याचा स्वामी स्वतःच तिथे आहे, स्वगृही आहे. शनी हा स्वतःच्या राशीमध्ये आहे, म्हणजे तो पॉवरफुल आहे. शनी पॉवरफुल आहे तुझ्या कुंडलीमध्ये. एनिथिंग पियुष? नाही नाही, शनी या कुंडलीमध्ये शनी मकर बरोबर आहे ना? हो. मग शनी तुम्ही म्हणतात की मकरला शनी खूप ऑब्स्टॅकल्स आता देतो सध्या वगैरे. तो आपला पार्टच नाहीये. आपल्याला अच्छा. तो किती पॉवरफुल आहे ते बघायचंय. बर बर. त्यांनी ते जे ऑब्स्टॅकल वगैरे आपण बघतो ना, बाकीचे पण प्लॅनेट आपण बघणार की तो चांगले रिझल्ट देणार की खराब, ती नंतरची गोष्ट आहे. आता बर. सध्या तो पॉवरफुल आहे, कारण तो या कुंडलीचा स्वामी आहे आणि तो स्वतःच्या घरात बसलाय. अच्छा, ठीक. गरिमा जी, आपको इस कुंडली के बारे में बोलना है कुछ? जो भी हमने अभी तक जो टॉपिक्स लिए उसमें आप क्या बोलना है? हमने हाउसेस लिखे, राशियां ली, उस हिसाब से. सॉरी गाइस. आप सबको मून साइन समझ में आया ना? यस मैम। कैसे निकालना है? जहां पे भी मून वो आपका मून साइन. देखिए सैटर्न इज सिटिंग, अब वो अपने अपने घर में बैठा है लेकिन फर्स्ट हाउस में है, तो इससे आपकी पूरी पर्सनालिटी कैसी होगी वो सैटर्न निर्धारित करेगा, फिजिकल पर्सनालिटी. सो उसके बारे में बताऊं कैसा हाँ, दिखेगा? फर्स्ट हाउस जो फिजिकल पर्सनालिटी है ना, कैसे पर्सनालिटी दिखेगा? ये जो भी पर्सन होगा उसका फिजिकल कैसे होगा? उसका फिजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिक नहीं होगा कंपैरेटिवली. ऐसा स्ट्रॉन्ग आपको ऐसा बोलना चाहिए कि हार्ड होगा पर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, दोनों में से फर्क होता है. ठीक है. प्लस कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्कर साइड में होगा बंदे का, दैट इज वन थिंग.
अगर हम देखेंगे इसमें सेकंड हाउस में जो है 11 नंबर आ रहा है, पर यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो जहां हम प्लैनेट है हम उसकी बात करते हैं। अगर हम इसका दृष्टि देखेंगे, सैटर्न की दृष्टि उसके 7th हाउस पे पड़ रही है, दृष्टि भी हमने बात की है ना। तो जो भी आपका स्पाउस होगा, जिस भी बंदे की ये कुंडली है, दैट पर्सन वुड बी थोड़ा सा रूखा सा होगा स्वभाव में। अगेन नहीं, आप अभी प्रिडिक्शन में मत जाइए, क्योंकि उसके लिए बहुत से अदर प्लैनेट्स एस्पेक्ट करते हैं। नहीं, तो Saturn वही मैंने पूछा मैं क्या बताऊं, व्हाट शुड आई टेल एंड व्हाट शुड आई क्योंकि नॉट। अगर आप दृष्टि की बात करें, सैटर्न की दृष्टि आ रही है, लेकिन आपको मार्स की भी तो देखनी है ना, सेवेंथ मार्स को हाउस भी के, देखनी है, और आपको 7th हाउस की मर्क्यूरी की दृष्टि कहाँ है वो भी देखनी है। फिर वो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा या चेंज हो जाएगा। राइट। सो व्हाट शुड आई टेल राइट नाउ, मतलब वो सैटर्न इसका असेंडेंट है, मून जो है कन्या राशि जो है इसकी मून साइन है। तो That's- कन्या राशि का मून आपको क्या कैरेक्टरिस्टिक देगा, और सैटर्न आपको फर्स्ट हाउस में क्या कैरेक्टरिस्टिक देगा, हम वो देखेंगे कि मकर राशि का एसेंडेंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक जो हमने देखे हैं। ओके ओके, तो मकर राशि के जो हमने असेंडेंट, क्योंकि ये असेंडेंट है, तो उसकी जो राशियां भी तो कहाँ देखी हमने, प्लैनेट्स देखे राशि हैं। हमने लास्ट टाइम नहीं देखी सीक्वेंस से। आप लास्ट टाइम, ये हुआ ना वो जिसका लग्न राशि क्या है, हाँ और अभी उसको खोजना पड़ रहा है ओके, वो। तो राशियों के बारे में हमने नहीं डिस्कस किया ना, कौन सी राशि नहीं मैम, इंटरेस्टिंग है। नहीं मैम। कोई बात नहीं, फिर उसे छोड़ के आपको क्या लगता है आप बता दीजिए, जनरल सीखा है वो। देखिए, एक तो जुपिटर बैठा है 8th हाउस में, जैसे कि आपने पहले बोला था। या हाँ, इस कुंडली में, हाँ, तो ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे एस्ट्रोलॉजर बनेंगी बनेंगी। ओके, और ये जो राइट, भी बट ये है लॉन्ग लाइफ होगी। लॉन्ग लाइफ रहेगी, और ये सन के साथ बैठे हैं, तो और भी वो है ना, 5 लियो है, 5 नंबर है ना कहाँ पे? जुपिटर के साथ, ओके, 8th हाउस में 5 एट, नंबर है। तो आपको ऐसे बोलना है 8 हाउस का स्वामी। स्वामी, हाँ, लियो है, 8वें घर का स्वामी हाँ, यहाँ पे लियो है, और सन है, यानी कि तो दैट इज ओनली गोइंग टू बेनिफिट ओवर है, कंबस्ट नहीं करेगा ना। जुपिटर तो जुपिटर लंबा होता है ना, तो और वो शनि के घर में बैठा है शनि ना। के घर में बैठा है सन, तो वो वैसे ही खत्म हो जाएगा। दैट इज व्हाट। हम्म, और बाकी आप किसी और से पूछ हाँ, तो ये अच्छा पॉइंट बताया उन्होंने कि जुपिटर 8 में है, जो हमने आज सीखा था इस कुंडली का। तो ये स्पिरिचुअल या ऑकल्ट साइंस के लिए कुंडली सपोर्टिव है। दूसरी बात है कि ये जो भी पर्सन होगा, ये लॉन्ग लाइफ, इनकी जो एंड होगा लीजिए। पीसफुल होगा इस लाइफ में। जनरली हम यहाँ तक इस तरह पहुंचते हैं जो हमने आज सीखा उससे। इसका राहु के बारे में हमने बात की। हाँ, वही मैं बोल रही थी, लेकिन एंड तो राहु 12th हाउस में है इसका, तो एग्जिट कौन सी राशि में? राशि इनकी 9 है, तो जुपिटर की राशि में है बेसिकली। नहीं, सेजिटेरियस, धनु राशि में। धनु राशि में, सेजिटेरियस में है। राहु 12 में है, तो इनका फॉरेन ट्रैवल अच्छा रहेगा मैं पूछती है, क्योंकि हम आप म्यूट कर दीजिए। हाँ, जो लॉन्ग टर्म ट्रैवल्स है वो 12th हाउस से देखते हैं। जैसे हमने देखा था कि घर से दूर जाना राहु लेके जाता है, और 12th हाउस जो है वो एंड है टूवर्ड्स दिस जर्नी। तो राहु जो है वो फॉरेन ट्रिप्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल देगा इस कुंडली को, क्योंकि वो वहां पे आ गया। सन वीनस केतु साथ में है, तो सन के साथ वीनस आया, मतलब वीनस का कारकत्व कम हो गया, जो हमने अभी अभी देखा, क्योंकि वीनस इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट ऑफ सन। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा ये हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल हमने जो देखा है जॉब्स वगैरह एस्पेक्ट्स, उस तरीके से हम देखेंगे। इसके बाद किसको कुंडली शेयर करनी है? और जो आपने सैटर्न 10th में आप बता रही थी ना दृष्टि, उसके अलावा आपने उसके फिजिक्स के बारे में बोलना था। सैटर्न जो है फर्स्ट में तो लॉन्गेविटी देगा, अपनी राशि में है तो हार्डवर्क देगा, हार्डवर्क बनाएगा बंदे को, इंटेलेक्चुअल बनाएगा, और हर चीज में कंसंट्रेशन, फोकस, जस्टिस, ये सारी चीजें देगा।
हाँ, इतना ज्यादा काम पीयूष ने किया है जो ग्रुप के पोस्ट पढ़ के मुझे लगता है। अच्छा, इस चार्ट में हमें कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें सारे घर नहीं है। ओके। हाँ, क्योंकि इसमें घर समझ में नहीं आ रहा है कौन से घर में कौन से। कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक योर टाइम। अच्छा, श्रद्धा ने शेयर किया है अभी। श्रद्धा, अभी तुम अपनी जो भी तुमने चार्ट शेयर किया उसके बारे में तुम 2 पॉइंट पहले बताओ, फिर बाकी लोग बताएंगे। हाँ, आ गया ना, घूम रहा है वो। ओके। श्रद्धा, मैम बस इतना बताना, ये मेल की है इस या फीमेल की है, और आपको इस कुंडली से क्या समझ में आया। ये फीमेल की है और टॉरस है, असेंडेंट राशि। राशि असेंडेंट नहीं होती है उसकी। सॉरी, असेंडेंट प्लैनेट है। टॉरस है, टॉरस फर्स्ट हाउस में, उसका स्वामी कहाँ पे है ये। स्वामी राशि बोलेंगे। टॉरस का स्वामी कौन है। मैम वो नहीं पढ़ा है मैंने। अच्छा, तो अभी नोट्स जो है ना तुम्हारे सामने उसमें सर्च कर लो, देख लो। वीनस है। ओके। अब नाउ टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। और इसका मून साइन लियो है। मून साइन लियो क्यों है इसका। um, क्योंकि वो मून के साथ में 5th नंबर है। के साथ में 5th नंबर पे है, और हाँ राइट। गुड। अब मैंने पाप ग्रह बोला था, तो मुझे कोई भी एक पाप ग्रह बता दो इस कुंडली में कहाँ बैठा है। इसका शनि मंगल राहु, राइट। ओके, इसका एंड वन मोर इज देयर, जो हम हर किसी को लगता है कि वो पाप ग्रह नहीं है, जिसके बारे में आज हमने सबसे ज्यादा बात की। एक और पाप जुपिटर। ग्रह। जुपिटर तो हर चीज अच्छी देता सॉरी, है, एक्स्ट्रा। शनि मंगल राहु। these three are प्रणाली, minimum। पाप ग्रह कोई भी बता देगा, कोई भी बता दो। पीयूष, यू नो, शनि मंगल राहु तो उन्होंने बता दिया, और एक पाप ग्रह है जो आज हमने डिस्कस किया था। नहीं, वीनस तो बाकी के तो सब अच्छे हैं मतलब, सन। लेकिन वो तो किंग मतलब उसमें आता है ना। तो वो पाप ग्रह है। सन जहां पे भी होता है सबको सुखा देता है, वीनस को जला देता है, मरकरी जला देता है, उसको तुम अच्छा कैसे मान सकते हो। वो आपकी लाइफ से रोमांस हटा देगा उसके पास वीनस जाएगा तो। सन इज ऑल्सो अ पाप ग्रह।
और वो मैंने अभी जस्ट बोला था आधे घंटे पहले। गुड। अभी इसमें टॉरस जो है वो एसेंडेंट इसका है, टॉरस एसेंडेंट आता है और उसका स्वामी कहाँ बैठा है, 5th में बैठा है। तो इससे आपको क्या लगता है, क्या कनेक्शन हो सकता है? और एक बात है, फर्स्ट क्लास में हमने बोला था सूर्य और शनि पिता पुत्र है, यहाँ पे दोनों साथ है। तो अच्छा है इस राशि के लिए ऑन अ फ्रेंडली नोट। तो उनके जो भी पिता पुत्र का रिलेशन है वो उतना ज्यादा हार्मोनियस नहीं होगा, या तो ज्यादा उनका संपर्क नहीं रहेगा, दूर रहेंगे या जल्दी चले जाएंगे। ओके। हाँ। और इसका गुरु अष्टम स्थान देखिए, हमें एस्ट्रोलॉजी के लिए हमने क्या सीखा, अष्टम स्थान कैसा है वो भी हमें देखना है ऑकल्ट साइंस का। इस कुंडली में अष्टम स्थान कैसा है, ये सपोर्टिव है या नहीं है, आपको क्या लगता है? कौन सी राशि आती है अष्टम स्थान में? धनु राशि आती है। वो कौन से स्कॉर्पियो प्लैनेट मैम। के अंदर? ओके, स्कॉर्पियो आती है। स्कॉर्पियो का नंबर कितना है? कौन से नंबर पे आती है स्कॉर्पियो राशि? 8। 8 पे। यहाँ पे तो अष्टम स्थान में 9वां नंबर लिखा है ना, ये हो जाएगा। सैजिटेरियस। जब तक ये आप लोग बाय हार्ट नहीं करोगे ये हो जाएगा गड़बड़ इधर उधर। ओके। हाँ, तो सेजिटेरियस धनु राशि आ गई। तो अष्टम में धनु राशि है, आपको क्या लगता है? मंगल है, आपको क्या लगता है इस कुंडली के बारे में, ऑकल्ट साइंस के बारे में? हाउ द पर्सनैलिटी विल बी? फर्स्ट हाउस से हमने देखा है कि हम आरोग्य देखते हैं, शरीर देखते हैं, फर्स्ट हाउस में जुपिटर है। तो आपको क्या लगता है इस कुंडली के बारे में? केतु भी है वहां पे एसेंडेंट में। कुछ भी एक या दो कैरेक्टरिस्टिक, एक ही बता दो चलो, जो आज तक हमने देखा कल और आज के इसमें, एक ही कैरेक्टरिस्टिक बता दो। केतु है तो इट कुड बी दैट might have some bodily injury related issues later on in future. नहीं, हमें नहीं। प्रिडिक्शन में जाना नहीं है, हमने अब तक जो सीखा है उसके बारे में देखना है। क्योंकि जब हम प्रिडिक्शन में जाते हैं तब हमें दृष्टि या वो सब देखना है, नक्षत्र देखना है, जो हमने अभी तक सीखा ही नहीं है। चलो सिर्फ केतु को पकड़ो, केतु के बारे में कुछ बोलो इस कुंडली से रिलेटेड जो हमने सीखा। फॉरेन ट्रैवल हो सकता है। वो राहु से होता है। होता मैम। ठीक है, कोई और बताना चाहेगा? केतु से रिलेटेड एक पॉइंट, एक ही क्वेश्चन सबके लिए। केतु से रिलेटेड इस कुंडली से मुझे कुछ भी आप बताइए, एनीवन। पीयूष? अगर तुम नोट्स में ढूंढोगे नहीं मिलेगा, ध्यान से क्लास सुना होगा तो डेफिनेटली मिलेगा, आज ही हमने बात की है। पहले केतु के कैरेक्टरिस्टिक को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि हम सिर्फ केतु की बात करें, अब घर ग्रह सब छोड़ो, हम केतु की बात कर रहे हैं ना। पहले केतु को अंडरस्टैंड करो, उसके बारे में हमने आज क्या क्या पढ़ा। अनम्यूट करके बोलिए। मैंने आपको एक नियम सिखाया था आज केतु के लिए। प्रणाली? शी इज गॉन आई बिलीव। नाही नाही आहे मी. आहे का? मला ओके. कन्फ्यूज झालं ऍक्च्युली, सो आय डोंट नो. हा, केतू बद्दल आपण आज एक गोष्ट शिकलो, एक नियम मी तुम्हाला सांगितला होता आणि सगळे विसरले, तर मी परत एक रिमाइंड करते.
मैंने बोला था केतु जिस भी घर में होगा उस घर में उनको झुकना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे केतु अगर फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस आरोग्य होता है, तो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई है इमीडिएट कंसल्टेशन लेना है, निग्लेक्ट नहीं करना है, मेडिकल साइंस के टूवर्ड्स झुकना है, शरीर का ख्याल रखना है क्योंकि केतु उस घर में है। अब मान लीजिए केतु सेकंड हाउस में होगा तो क्या करना है, कौन से घर में झुकना है, दो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट मैंने आपको बताया, अब मैं बताऊंगी केतु अगर सेवेंथ हाउस में है, आपको लाइफ पार्टनर के सामने कॉम्प्रोमाइज करना है या झुकना है। और एक तो मैंने ऑलरेडी सिखाते टाइम बताया था, 10th में केतु है तो आपको क्लाइंट के सामने या बॉस के सामने झुकना है। अब आपका होमवर्क है, बाकी घरों के कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे हैं, नोट्स भी आपके पास है, तो केतु उस घर में है तो कहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना है, झुकना है, ये आप करके लाओगे। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से 2 मिनट अभी और बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपका केतु 10th में है, तो आपको झुकना है मतलब क्या है, कॉम्प्रोमाइज करना है, या तो क्लाइंट आपसे ओवर पार हो जाएगा, तो एग्जैक्टली करना क्या है। तो जो रूल है वो है कि केतु आपको झुकाता है, सिंपल सा है। कोई भी क्लाइंट आएगा तो झुकाएगा मतलब क्या करेगा, आपको जल्दी फीस नहीं देगा, ट्रबल करेगा, एक्स्ट्रा काम देगा, फालतू के क्वेरीज पूछेगा। अगर आप जॉब में हो और 10th हाउस में केतु है तो आपका बॉस आपको परेशान करेगा। आपको झुकना है मतलब आपको तो उसके हर कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है ना। That means if you have a client, you have to bow down to that. So every time you meet someone, you have to bow your shoulders and say namaste. That will help you. If you see your boss, say good morning, whatever, but with the smile. That first step you have to take. If it is in the 7th house, it is your spouse or partner's house. So when you know your partner is upset and it is his mistake or her mistake, not yours, तो आपको वेट नहीं करना है कि वो अपनी गलती मानेगा और हम तक आएगा। आपको इनिशिएटिव लेके वो गलती को साइड में रख के उससे बात करनी है। आई एम नॉट आस्किंग टू से सॉरी, आई एम जस्ट आस्किंग टू गो एंड टॉक एंड मेक इट अ कॉम्प्रोमाइज एंड थिंग्स विल सॉर्ट आउट। अदरवाइज वो छोटी सी बात का झगड़ा बहुत बड़ा बन जाएगा, बिकॉज आपका केतु 7th में है तो आपका पार्टनर आपको कभी नहीं समझेगा, उसको हमेशा लगेगा कि ही इज ऑलवेज राइट और शी इज ऑलवेज राइट। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि वो ऐसे मान रहा है अभी के लिए, ठीक है ना, अभी कॉम्प्रोमाइज करना सीख लेना, जब उसका मूड ठीक हो जाएगा देन यू कैन डिस्कस कि ये कैसे गलत था, क्या गलत था। बट फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट यू हैव टू गो डाउन टू योर पार्टनर्स, यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक एंड यू हैव टू टेक अ कॉम्प्रोमाइज पोजिशन। तो आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी बेटर हो जाएगी। अब 3 घरों के बारे में मैंने बताया है, 9 बचे हैं, वो आप मुझे 3 लोग हैं 3-3 करके बताएंगे, वो आप डिसाइड करो कौन कौन सा घर लेगा। हाँ, मैंने फर्स्ट बताया, 7th बताया और 10th। तो आप जब ये कैरेक्टरिस्टिक पढ़ोगे ना, हर घर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और केतु की क्या है, अपने आप आपको आंसर आएंगे, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आपको नहीं आए तो मैं हूँ यहाँ बैठी हुई, मैं डेफिनेटली बता दूंगी। बट फिर आपका थोड़ा रिसर्च एक्टिविटीज होना चाहिए ना, माइंड थोड़ा स्ट्रेस आपको भी आना चाहिए, तब पढ़ोगे। तो हम यहाँ पे, बोलिए। नहीं, ये होमवर्क है। आराम से कीजिए, रिसर्च कीजिए आराम से कि आपको कहाँ कहाँ झुकना है, ये आप ढूंढ के लाइए। और ये आप फिर किसी को गाइड भी कर सकते हो कि उन्होंने कहाँ करना है, कि किसी को भी फर्स्ट जाके आप विश करो अगर वो उस घर से रिलेटेड है। हाँ, अनम्यूट करके बोलिए तो बाकी लोग। मान लीजिए 5th हाउस में केतु है, तो आपको अपने गुरुओं के सामने झुकना है, आपने अपने बच्चों के सामने भी झुकना है, क्योंकि बच्चे भी हमारे से देखते हैं। हम अपने रोमांटिक पार्टनर के सामने भी हमें स्माइल करके जाना, क्योंकि रोमांस हमारे से देखते हैं। तो अब यहाँ पे ट्विस्ट ऐसा है ना, जब आपका केतु 5th में आता है ना, आपको बच्चे बहुत परेशान करेंगे। हाँ, बहुत परेशान करेंगे। आपका पेशेंस लेवल है तो आपको उनकी हर गलत बात नहीं माननी है, लेकिन आप उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आर्गुमेंट नहीं करना है। हाँ, और उनको सिमिलरली, हाँ, को समझाना है, उनको टाइम देना है। सिमिलर टू गुरु, आपके गुरु जब केतु आपका पंचम में आएगा, आपको अपने टूवर्ड्स, गुरु नहीं लेकिन विद्या के टूवर्ड्स आएगा, जब विद्या के 9th में आएगा तब होगा। तो तब गुरु आपको आएगा। अपना नॉलेज है, मान लीजिए 5th में जैसे आपने केतु बोला, 5th इज स्टडी, स्टडी, हाँ, आपको अपने स्टडीज के टूवर्ड्स कोई चीटिंग नहीं करना है।
आपको बेईमान नहीं होना एग्जाम है। में चीटिंग नहीं करना है, दैट ओके, इज गोइंग डाउन और कॉम्प्रोमाइज। एक्सेप्टिंग व्हाट इट इज। यस, आया समझ में सबके? तो ये होमवर्क है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी विश्रांति लेते हैं और 3 बजे हम फिर से जुड़ जाते हैं सेम लिंक पे। तब तक आपको और कोई क्वेरी आए, पहले 10 मिनट हम वो क्वेरी लेंगे और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके मैम। सी यू एवरीबॉडी।